हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IP एजुकेटर फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू नंपाई के MIQs को। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब इस MIQ सीरीज में हम अभी तक चैप्टर 1 to 5 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपके 1 to 5 पूरे चैप्टर्स अब प्रिपेयर हो चुके होंगे, क्योंकि इन सभी वीडियोस में हमने जो भी डिस्कस किए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ये मान के चलो कि सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आपने देखे होंगे कि ये रिपीट हुए हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं इस ईयर भी इनके आने के चांसेस पूरे हैं, राइट। अब क्लास 11th IP का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए न्यूज़ है कि यदि आप सभी लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हो, सारे वीडियो लेक्चर्स को, सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन, MCQs, NCERT सॉल्यूशंस, इवन प्रैक्टिकल्स, सो आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब की लिंक मिल जानी है, ठीक है। वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। सभी जगह से आप सारे वीडियो लेक्चर्स को किसी भी सब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, राइट। 100% फ्री आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ चलिए शुरू कर लेते हैं अब हम आज की इस वीडियो को, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू नंपाई को समझने वाले हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने नंपाई लाइब्रेरी के बारे में समझा था, ठीक है, कि नंपाई लाइब्रेरी के थ्रू आप कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली हम एरेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिस्ट क्रिएट किया था वर्किंग लिस्ट एंड डिक्शनरी में, हमने डिक्शनरी लिस्ट कैसे क्रिएट करा समझा था ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप एरेज को क्रिएट करते हो, जिसमें डेटा आइटम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं, जिनको एक ही वेरिएबल में आप असाइन करवाते हो। इसके लिए आप इस लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल करते हो, अब फिर इंपोर्ट करते हो अपने प्रोग्राम में, देन आप इसका यूज कर सकते हो। सो नंपाई एरेज के थ्रू आप मल्टी डायमेंशनल अरेज, एन डायमेंशनल अरेज क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका कोड है, सब चीजें अवेलेबल है। हम पूरा इस चैप्टर को भी प्रैक्टिकल के साथ समझ चुके हैं, राइट। अब बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आप सभी सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से समझ लो, जिसने भी इस चैप्टर को अभी तक नहीं समझा है ना। सो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी अगेन डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करके आओ, ताकि आज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर पे बन सकते हैं, चाहे उसमें कोडिंग वाले क्वेश्चंस हो, आपके कोडिंग दी हुई हो, आउटपुट बताना हो, आउटपुट दिया हो, उससे रिलेटेड आपको कोडिंग लिखना हो, प्रोग्राम लिखना हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट। सो पहले वीडियोस को देखो, ताकि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करें उनके सॉल्यूशंस आप खुद कर सको, उनके आंसर्स आप खुद बता सको, और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई हाँ, ये चैप्टर भी अब आपका एग्जाम के लिए पक्का हो गया है, राइट। सो क्या पैटर्न होता है आपके पेपर का? यही होता है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ होते हैं, देन उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यही बेसिकली पैटर्न आपके हर एक एग्जाम का होता है, हर एक पेपर का होता है ना। कोई से भी सब्जेक्ट की बात कर लें, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 2 मार्क के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं आपसे, और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। 2 लाइन 3 लाइन में आप आंसर बढ़िया से लिख कर आते हो, कुछ 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग भी, राइट। शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं वो 3 मार्क के अकॉर्डिंग आपको लिखना होते हैं, जिसमें आप 5 से 6 या 8 लाइन तक इसको लिख सकते हो, राइट, या 3 से 4-5 पॉइंट्स आप इसमें आंसर के लिखकर आ सकते हो, राइट। लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो 4 मार्क के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें अप्रॉक्स आपको पेज भर के क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है ना, टाइम का ध्यान रख के। सो इसके अलावा भी आपसे पेपर में MCQ भी पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर का, चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू नंपाई। सो इसके MCQ अवेलेबल है, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, वन शॉट रिवीजन भी अवेलेबल है ना। यदि टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखना है तो वन शॉट रिवीजन भी देख सकते हो, उससे भी आपको काफी सारी चीजें जल्दी से क्लियर हो जाएगी, फिर आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हो, है ना। MCQs भी देख लेना, क्योंकि MCQ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पेपर में। सीधे सीधे मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो यदि आपने करेक्ट आंसर सिलेक्ट किया है तो। एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। सो बिल्कुल इसी पैटर्न को ध्यान
में रख के हमने अभी तक सारे चैप्टर्स के MIQs को समझा है। हर चैप्टर से कैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, कैसे लॉन्ग आंसर्स हो सकते हैं, वो हमने जाना है, समझा है। बिल्कुल वैसे ही अब हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम को फोड़ कर आ सकते हो, राइट। चलो, सो व्हाट आर नंपाई एरेज? नंपाई एरेज होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, अ नंपाई एरे इज अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली नंबर्स all of the same type indexed by tuple of integers। जैसे लिस्ट क्रिएट करते हो ना आप, लिस्ट आपने क्रिएट किया, ओके, इस तरीके से आपने एक लिस्ट क्रिएट किया जिसमें आपने कुछ नंबर्स लिख दिए, डन, और कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये क्या हुआ? कलेक्शन हो गया ना इंटीजर्स का, जो आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट क्रिएट करके असाइन किया हुआ है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी आप क्या करते हो? नंपाई एरे क्रिएट करते हो। ये टेबल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑल ऑफ द सेम टाइप, जितने भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं जनरली सभी नंबर्स होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। सो न्यूमेरिक टाइप की डेटा को इवेल्युएट करने के लिए, न्यूमेरिक डेटा को एनालाइज करने के लिए ही ये लाइब्रेरी बनाई गई है पाइथन में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसकी मदद से आप पाइथन वगैरह, जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वगैरह जो है ना, आपकी पेंडास लाइब्रेरी जो है पाइथन में, उन्हें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको उनके साथ भी आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो कंबाइन करके, राइट। सो बात समझ में आ रही है कि एरे क्या हो गया? एरे एक टाइप की लिस्ट ही होती है, लेकिन नंपाई लाइब्रेरी की मदद से हम यहाँ पे 1D, 2D, 3D, 4D एन डायमेंशनल अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए नंपाई अरे को ND अरे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ND अरे के नाम से भी जाना जाता है। सो नंपाई अरे आर ऑल्सो कॉल्ड ND अरेज। जैसा मैंने कहा, द ND अरेज कैन बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। मतलब कि कुछ इस तरीके से, यदि 1 डायमेंशनल की बात कर लें तो 1 डायमेंशनल आपके इस तरीके से एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट और 1 डायमेंशनल अरे दोनों सिमिलर है, दोनों इक्वल है ना। लिस्ट में भी आप इसी तरीके से एक सीरीज क्रिएट करते हो। वहीं यदि बात करते हैं हम 2 डायमेंशनल अरे की, तो 2 डायमेंशनल अरे में इस तरीके से रो कॉलम में एलिमेंट्स होते हैं, राइट। ये जैसे कि हम बात कर लें, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, 3 रो है, तो 3 क्रॉस 3 की एक 2 डायमेंशनल अरे हो गई। वैसे यदि हम 3D अरे की बात करें तो उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे रो और कॉलम 2 डायमेंशन दिख रहे हैं, सिंगल डायमेंशन, ऐसी n डायमेंशनल अरे आप क्रिएट कर सकते हो नंपाई लाइब्रेरी का यूज करके। क्लियर? कोई डाउट नहीं, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है ना। सो ये तो बेसिक था जस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट अ 4x4 ND अरे हैविंग वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 15 बोथ इंक्लूसिव। अब देखो, नंपाई अरे को आप कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन से फंक्शन से क्रिएट कर सकते हो, वो सब हमने पढ़ा है। कि नंपाई अरे को आप एरे फंक्शन का यूज करके क्रिएट करते हो, नंपाई अरे को आप अरेंज फंक्शन का यूज करके क्रिएट करते हो। यदि आपको एरे में सारे एलिमेंट जीरोज रखना है तो जीरोज फंक्शन का यूज कर सकते हो, सारे एलिमेंट वंस रखना है, वन ही रखना है तो वंस फंक्शन का यूज कर सकते हो। सो बेसिकली हमने जो फंक्शन देखा था वो अरे फंक्शन था। दूसरा, हमने यहाँ पर अरेंज फंक्शन के थ्रू भी नंपाई अरे क्रिएट किया, एलिमेंट क्रिएट किए। फिर हमने यहाँ पे जीरोज फंक्शन के थ्रू भी नंपाई अरे क्रिएट किए, वंस फंक्शन के थ्रू भी नंपाई अरे क्रिएट किए, और लिस्ट से भी हमने नंपाई अरे को क्रिएट करा है। तो इतने तरीके से बेसिकली आप नंपाई अरे को क्रिएट कर सकते हो। ये सारे फंक्शंस हमने देखे। मतलब एक लिस्ट क्रिएट कर लो, लिस्ट को आप एरे में पास कर दो तो क्या हो जाएगा? एक एरे क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब इस क्वेश्चन में आपको एक 4x4 की एरे ही क्रिएट करनी है, जिसमें जो वैल्यू होंगी ना 4x4 की एरे, मतलब आप समझ लो 16 एलिमेंट होंगे, तो 0 to 15 एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये हो गई आपकी 4x4 की अरे, जिसमें एलिमेंट 0 से 15 तक रेंजिंग होंगे, ठीक है। अब कैसे क्रिएट करोगे इस एरे को? तो इस एरे को क्रिएट करने के लिए अभी मैंने बता दिए सारे फंक्शंस आपको, अरेंज, एरे फंक्शन, लिस्ट, किसी का भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? यहाँ हमने अरेंज फंक्शन का यूज किया है। और लिस्ट को आपको डिफाइन करना है कि 4x4 की ही लिस्ट, सॉरी, अरे को आपको डिफाइन करना है कि 4x4 की ही अरे होगी। सो इसके लिए आपको यहाँ पे रीशेप फंक्शन का भी यूज कर लेना है। देखो, इंपोर्ट कर लिया पहले नंपाई लाइब्रेरी को एज NP, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही कि जब भी नंपाई लाइब्रेरी के फंक्शंस को आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो नंपाई लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया, इसको इंस्टॉल भी करने की जरूरत होती है, ठीक है। यदि आप डिफॉल्ट पाइथन का यूज करते हो तो इंस्टॉल कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस मैंने बताई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको अगेन लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसका इंस्टॉलेशन भी देख सकते हो। बहुत ईजी इंस्टॉल करना अभी, राइट। और यदि एडवांस्ड पाइथन का आप यूज कर रहे हो तो वहां इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बिल्ट इन मिल जाती है सारी लाइब्रेरीज, बस आपको इंपोर्ट करना होता है और आप प्रोग्राम बना सकते हो, जैसे स्पाइडर IDE में हमने किया है।
है ना। सो इंपोर्ट कर लिया numpy को एज np। अब ये भी जरूरी नहीं कि np से ही आप इसको इंपोर्ट करो, किसी भी कैरेक्टर से किसी भी नाम से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, बट क्योंकि हम numpy लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं तो ये समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होता है कि numpy का इन शॉर्ट आप np यूज कर रहे हो, या आप numpy भी यूज कर सकते हो पूरा एज इट इज। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया z इक्वल्स टू numpy को जिस नाम से इंपोर्ट किया वो यूज किया, डॉट लगाया, अरेंज फंक्शन का यूज किया। सो np डॉट अरेंज फंक्शन से आपने तो पहले एक अरे क्रिएट कर ली जिसमें 16 एलिमेंट होंगे 0 to 15 तक, ठीक है। अरेंज फंक्शन 0 से एलिमेंट स्टार्ट होंगे, लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है, राइट। तो 15 तक एलिमेंट होंगे अरे में, ठीक। अब कैसे अरेंज होंगे ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है जो आपने अरे क्रिएट करी है वो कैसे अरेंज्ड होंगे, 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में। तो यहाँ हमने इसके डायमेंशंस को बता दिया कि किस शेप में होगी अरे। सो रीशेप फंक्शन की मदद से 4x4 आपने पास कर दिया, मतलब 4 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। 4 रो और 4 कॉलम के अकॉर्डिंग ये 16 एलिमेंट इस numpy अरे में अरेंज होंगे जो हमने z नाम से क्रिएट की है। प्रिंट करवा लिया z को, तो जैसे ही z प्रिंट करवाओगे तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे 4 रो क्रिएट हो गई, ध्यान से देखो क्या क्रिएट हो गई, 4 रो, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, और इधर देखो ये 4 कॉलम अगेन, ठीक है। और 0 से लेकर ही इनकी इंडेक्सिंग भी होती है, 0 से ही हमेशा इनकी इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो 4 रो और 4 कॉलम के अकॉर्डिंग आपके ये सभी नंबर यहाँ पर अरेंज हो गए। तो ये नंबर कैसे अरेंज हुए हैं, अरेंज फंक्शन से ये नंबर क्रिएट हुए हैं, है ना। 16 नंबर क्रिएट हुए हैं। और 4x4 में अरेंज कैसे हुए हैं, क्योंकि हमने इसे रीशेप किया है ना। 4x4 में जब रीशेप किया तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में अरेंज हो गए, एक 2 डायमेंशनल अरे के फॉर्मेट में अरेंज हो गए, और प्रिंट फंक्शन से हमने इसे प्रिंट करवा लिया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कैसे पर्टिकुलरली आप इस तरीके से लिखकर कोड एक अरे को क्रिएट कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4x4 पूछा है तो आपसे एग्जाम में 4x4 ही पूछा जाए, हो सकता है कि आपसे यहाँ पर 2x4, 3x4 इस तरीके से भी पूछा जाए, 5x5 के आप वो बना दो एनडी अरे, है ना। सो ध्यान रखना इस चीज को, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि ये फंक्शंस अच्छे से समझ में आते हैं ना, तो मान के चलो कि कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, कैसा भी प्रोग्राम बनाने को दे दे, आप इजीली ना बना के आ सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए अब, फॉर डेटा साइंस यूजेस why is a numpy array used instead of regular list। यदि डेटा साइंस की बात करें, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस की बात करें, तो वहां पे लिस्ट की जगह पर numpy array क्यों यूज होती है ना। लिस्ट में भी तो यही काम करते हैं हम, बट एक यही डिसएडवांटेज है कि लिस्ट में आप 2 डायमेंशनल लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट एक ही होती है, एक सीक्वेंस में क्रिएट होती है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर करवा सकते हो, है ना। बट numpy array क्यों यूज हो रही है, numpy array में आप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स तो क्रिएट कर सकते हो, साथ ही आप 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एक टैबुलर स्ट्रक्चर में भी डेटा अरेंज कर सकते हो। सो बस वही रीजन है, इसीलिए numpy array यूज होती है। सो numpy array आर बेटर इन टर्म्स ऑफ फास्टर कम्युनिकेशन, फास्टर कंप्यूटेशन। फास्टर कंप्यूटेशन के केस में भी numpy array बहुत बेटर है एज कंपेयर टू लिस्ट। और मैनिपुलेशन जो होते हैं वो भी बहुत सुविधाजनक होते हैं, मतलब आप इसमें जो अपडेशंस कर सकते हो numpy array का यूज कर सकते हो, इसमें जो फंक्शंस वगैरह आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ईजी होते हैं, राइट। मतलब फास्टर कैलकुलेशन यदि बात की जाए नंबर्स पे तो लिस्ट के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा फास्ट होता है, दस दीज आर प्रेफर्ड ओवर लिस्ट, इसलिए लिस्ट के ज़्यादा प्रेफर की जाती है डेटा साइंस में, राइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम आपके सामने है, इसका आउटपुट बताना है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि कैसे पूछे जा रहे हैं, राइट। कोड बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, प्रोग्राम भी बनाने को आ सकता है, कोड दिया रहेगा, आउटपुट बताने को भी आ सकता है। कोड भी दिया है, आउटपुट भी दिया है, बताओ एरर क्यों आ रही है, क्या एरर है, किस वजह से ये गलत आउटपुट आ रहा है। एरर आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकती है। ऐसे क्वेश्चंस हमने ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन जो चैप्टर 3 था वहां भी देखे हैं, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी वहां भी देखे हैं, और अब ये अगेन आपका पाइथन बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो देखो 3 चैप्टर्स, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 6, ये तीनों आपके पाइथन बेस्ड चैप्टर्स हैं, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने स्टार्टिंग से लेकर इसकी लाइब्रेरी तक समझा है, जो एडवांस लाइब्रेरी आपकी numpy लाइब्रेरी यहाँ तक समझा है, राइट। क्लास 12th में जब आप आओगे तो आप पेंडास लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, इनके बारे में पढ़ोगे और ज्यादा डिटेल में समझोगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन लाइब्रेरीज का क्या रोल है। ओके, सो फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम देख लें, इंपोर्ट numpy एज np। अगेन ये लाइन बिल्कुल सही है कि एक लाइब्रेरी को, numpy लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया है np से।
डी नाम का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, इज इक्वल्स टू np.array फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे जो आप एरे क्रिएट कर रहे हो वो एरे फंक्शन से क्रिएट कर रहे हो। एरे फंक्शन में आप लिस्ट पास कर सकते हो, आप डेटा वैल्यूज पास कर सकते हो एज इट इज, है ना। चाहो तो आप ये लिस्ट क्रिएट करके लिस्ट का वेरिएबल भी आप पास कर सकते हो, राइट। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इतने एलिमेंट्स की एक एरे आपने यहाँ क्रिएट की हुई है। ओके, प्रिंट करवाना है आपको d ऑफ -4 कॉलन दिस। अब ये लाइन का मतलब ध्यान से समझना, और इसको समझने के पहले ये समझ लो कि आपको यहाँ पे एक एरे क्रिएट होती हुई दिख रही है। एरे कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही है, मतलब एक लिस्ट के फॉर्मेट में। एक लिस्ट से आप एक 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ नहीं बताया है कि कौन सी एरे है, ये 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। एरे फंक्शन में आपने सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड करी, मतलब एक 1 डायमेंशनल एरे यहाँ क्रिएट हुई है, राइट। इतना क्लियर। प्रिंट क्या करवाना है ना, ये डी नाम की एरे है। प्रिंट करवाना है आपको डी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में -4 कॉलन, और यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो लिस्ट में पढ़ा था ना, वही यहाँ नंपाई एरे में भी होता है। यहाँ पर भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पर भी आपके इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग ही आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। आई बात समझ में, नंपाई एरे में भी इंडेक्सेस होते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्टार्ट इंडेक्स कहां से आपको एक्सेस करना है और एंड इंडेक्स एंड कहां करना है। तो स्टार्ट इंडेक्स तो आपको स्पेसिफाई कर दिया भाई। स्टार्ट इंडेक्स आपको दिख रहा है कि -4 से आपको शुरू करना है एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। सो -4 पे एलिमेंट जो है वो है 40, लेकिन एंड इंडेक्स यहाँ कुछ स्पेसिफाई किया है क्या, नहीं किया है, ब्लैंक है। तो जब ब्लैंक रहता है, एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, इट मींस कि आपको एंड तक, जहां पर एंड होगा लिस्ट का या एरे का, वहां तक सारे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहां से शुरू करेंगे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना। -4 से आप एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करोगे, ये हो जाएगी आपकी स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, राइट। क्या होगी हमारी स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब एंड इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, एंड इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, ब्लैंक के, इट मींस पूरी एंड तक आपकी लिस्ट अरे सिलेक्ट हो जानी है। सो 40 से लेकर 70 तक ये होगा आपका एंड इंडेक्स, राइट। क्योंकि एंड इंडेक्स वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं किए, इट मींस कि यहाँ पे पूरी वैल्यूज एंड तक एरे के सिलेक्ट होंगी। सो 40, 50, 60, 70 इज द करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में, कैसे किया है ये सॉल्व। सो यहाँ पे हमने एक तरीके से जो लिस्ट में आपने इंडेक्सिंग पढ़ा था, स्लाइसिंग पढ़ा था, राइट, स्लाइसिंग पढ़ा था ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग के साथ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है, राइट। क्या कि यदि आपको यहाँ स्टार्ट और एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किए जाते हैं, ब्लैंक दिया जाता है, मतलब इस तरीके से यदि लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता, तो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, ऑल एलिमेंट, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। यदि यहाँ पर आपने स्पेसिफाई किया है 2 से लेकर 6 तक आपको एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आपके एलिमेंट कौन से एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 पोजीशन पे 30 है, 3 पोजीशन पे 40 है, 4 पर 50 है, 5 पर 60 है, राइट। तो यहाँ पर आपके 30, 40, 50 और 60 आपको मिलेंगे, क्योंकि लास्ट वाली जो पोजीशन है वो एक्सक्लूड हो जाती है, राइट। इन दैट केस जब आप ये लिखते हो तब। क्लियर। सो करेक्ट आंसर समझ में आ गया। कोड आपको ध्यान से समझना है, यदि कोड समझ में आएगा तो आप आंसर लिखकर आ सकते हो। अब ये सब आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखो कि इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखो। गिवन एन एनडी एरे ARR2, ये एक एरे का नाम हमने लिया है, ठीक है, एरे 2, जिसमें एरे आप देख लो क्या दी हुई है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, फिर अगेन सेकेंड रो में 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, थर्ड रो में 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, ठीक है। मतलब ये जो आपको एरे दिख रही है ARR2 वाली, इसमें कितने कॉलम है, 4 कॉलम है और 3 रो है। सो 3 क्रॉस 4 की आपको ये एरे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। सो एरे क्रिएटेड हमें दी हुई है, गिवन है। बताना क्या है इसमें, व्हाट विल बी दी आउटपुट, कि इस पर्टिकुलर एरे में जब आप ये कोड लिखोगे तो क्या आउटपुट होगा। कौन सा कोड, अरे का नाम लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, मतलब एक कंडीशन चेक करिए कि अरे 2 में जो वैल्यूज है क्या वो 7 से इक्वल या 7 से बड़ी हैं। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू चेक होगी, क्या होगी, हर एक वैल्यू चेक होगी अकॉर्डिंग टू दिस कोड। एरे है आपकी इस तरीके से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, राइट। इसके बाद 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट,
देन 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट एंड 10 पॉइंट। ये फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स होते हैं। जनरली आप इसको 3, 4, 5, 6 ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं इसके बाद मतलब जीरो ही होती है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपकी अरे 2 है, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कंडीशन क्या चेक करवानी है कि अरे 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे 3 क्या 7 से बड़ा या 7 के इक्वल है, 4 7 से बड़ा या 7 के इक्वल है, 5 7 से बड़ा या 7 के इक्वल है, 6 7 से बड़ा या 7 के इक्वल है। इस तरीके से सारी रो कॉलम की जो वैल्यूज है वो चेक होंगी, और जहां भी इस रिलेशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन सही होगी वहां ट्रू आपको आंसर मिलेगा, और जहां फॉल्स होगी वहां फॉल्स आपको आंसर मिलेगा। सो देखो ध्यान से क्या मिल रहा है आपको आउटपुट यहाँ पर, है ना। 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 7, क्या 3 7 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, 4 बड़ा है क्या, नो, ये भी आपका फॉल्स हो जाने वाला है। ठीक है, 5 बड़ा है, नहीं, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, 6 भी नहीं है, 5 अगेन नो, दिस इज अगेन फॉल्स, ये भी फॉल्स। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यस दिस इज ट्रू। 8 ग्रेटर देन है, यस ये भी ट्रू है। ठीक है, ये 7 वाला ये भी ट्रू है क्योंकि इक्वल है ऑपरेटर। ठीक है, ये भी ट्रू। 9 भी बड़ा है और 10 भी बड़ा है। सो यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपको एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इस एरे में चेक किया कि जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है क्या वो आपके मैच कर रहे हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है तो ट्रू रिटर्न हुआ, एल्स क्या रिटर्न हुआ आपको, फॉल्स रिटर्न हुआ। इस तरीके से आपका आउटपुट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, आउटपुट ही बताना था कि गिवन कोड आपके सामने दिया हुआ, इस कोड के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट होगा। सो ये हमें अच्छे से पता है, हमने 3rd चैप्टर में डिटेल में समझा है रिलेशनल ऑपरेटर को, जहां आपने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल्स टू को क्या समझा है कि ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ 2 ही रिटर्न करते हैं वैल्यूज को, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कंडीशन के बेसिस पर वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, जो हमने यहाँ पर देखा। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 7 वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू या तो आपकी फॉल्स हुई है या ट्रू हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर मिला है। ठीक है, यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है अभी भी, है ना, तो इसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर अच्छे से समझ लो, वहां मैंने डिटेल में इसे अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नाउ 6th क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ 1D कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9। प्रोग्राम बनाना है आपको जो क्या क्रिएट कर रहा है, एक 1D अरे क्रिएट करेगा। नंपाई अरे का यूज करके आपको एक 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट करनी है, पहले इतना समझो। ठीक है, अब उसमें जो वैल्यूज होंगी एरे में वो क्या होंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की नंबर्स होंगे एक 1D अरे में। तो अरे कैसे क्रिएट कर सकते हो, अरे फंक्शन का यूज करके, अरेंज का यूज करके, है ना, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। लिस्ट को पास कर सकते हो, उससे भी आप एक अरे क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ कैसे क्रिएट किया है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया नंपाई लाइब्रेरी को एज np। ओके, अरे क्रिएट किया, ARR1 ऑब्जेक्ट में हमने अरे क्रिएट किया np.अरेंज फंक्शन का यूज करके। अरेंज फंक्शन में आपने 10 पास किया क्योंकि लास्ट नंबर एक्सक्लूड हो जाता है ना, और 0 से लेकर 9 कितने नंबर से आपके 10 नंबर से। अरेंज फंक्शन जो शुरू करता है नंबर्स को प्रिंट करवाना तो वो 0 से शुरू करता है, तो अरेंज फंक्शन की मदद से 10 नंबर्स की एक अरे क्रिएट हो जाएगी ARR1 नाम से, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स होंगे। ठीक है, ये नंबर्स होंगे 0 to 9 में, दैट इज 10 नंबर्स आपके ये होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए पूरे 10 नंबर्स, राइट। जब आपने इसको प्रिंट करवाया तो इस तरीके से आपको अरे मिल गई। क्लियर। अरेंज फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे रेंज फंक्शन का काम होता है ना, वर्किंग विद लिस्ट डिक्शनरीज में फॉर लूप में हमने रेंज फंक्शन पढ़ा है, बिल्कुल वही काम यहाँ पर अरेंज फंक्शन करता है, जो एरेज को क्रिएट करता है, एरेज में एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है। ये 1 डायमेंशनल अरे हमने यहाँ क्रिएट करी जिसमें वैल्यू 0 to 9 इस अरेंज फंक्शन की मदद से आपने सेव किए, स्टोर किए, राइट। कोई डाउट नहीं, बहुत ईजी है। यदि इसको आपको अरे फंक्शन से क्रिएट करना होता, देखो ये तो अरेंज से क्रिएट किया है, आप इसको अरेंज फंक्शन की बजाय अरे फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे, सबसे पहला कोड यही होगा आपका, इंपोर्ट numpy एज np, राइट। इसको लाइन को लिखना मत भूलना, यदि numpy का कोई क्वेश्चन आए ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी जल्दी में गलत मत करके आना। अरे नाम से आपने एक अरे क्रिएट कर ली, है ना, चलो इसी नाम से क्रिएट कर लेते हैं, ARR1 नाम से। क्लियर, ARR1 नाम से आपने एक अरे क्रिएट करी।
है ना। या फिर आप एक काम करो, इसके पहले आप एक लिस्ट क्रिएट करो। तो दोनों तीनों तरीके से हम देख लेते हैं। एक लिस्ट आपने यहाँ पे लिस्ट 1 नाम से क्रिएट करी, जिसमें आपने 0 1 2 3 अप टू 9 तक नंबर्स क्रिएट कर दिए। ये आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दी। फिर आप यहाँ पर ARR1 नाम से एक अरे बना रहे हो, जिसमें आप लिख रहे हो np.array फंक्शन, और इस फंक्शन में आप यहाँ पे इस लिस्ट 1 को पास कर देते हो। तो ये तरीका हुआ कि लिस्ट से आपने एरे को प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवा लो ARR1। तो ये लिस्ट से हमने एक एरे क्रिएट करा लिस्ट 1 को पास करके। या फिर आप एज इट इज ये जो डेटा वैल्यू है ना, ये जो डेटा वैल्यू हमने अभी देखी, ये पूरी डेटा वैल्यूज को आप इस तरीके से लिस्ट 1 की जगह यहाँ पर भी लिख सकते थे, तो भी ये अरे क्रिएट हो जाती है। तो 3 तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए अरे क्रिएट करने के। तो इस क्वेश्चन में आपको जो सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज फंक्शन से क्रिएट करना है, उससे लिस्ट से क्रिएट करना है, लिस्ट का यूज करके। ये डायरेक्टली लिस्ट को आप यहाँ भी पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स बता दिए भाई कि इतने नंबर्स की ही लिस्ट आपको या अरे आपको क्रिएट करनी है, राइट? कोई डाउट तो नहीं है? नो। 7th क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज एट ऑड नंबर्ड पोजीशन फ्रॉम अ नंपाई एरे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि यहाँ पर आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसकी मदद से आप वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? एरे में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और वो वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप वो किस पोजीशन पर हो? ऑड नंबर की पोजीशन पर हो। मतलब एक एरे आपको क्रिएट करनी है, नंपाई एरे, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? अब जो भी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। आप 0 1 2 3 इस तरीके से एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हो। सो जो भी ऑड नंबर की पोजीशन होगी वो आपको रिटर्न करवानी है। प्रोग्राम समझ में आ रहा है, राइट? सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? मतलब आप समझो यहाँ पे आपको पहले एक एरे क्रिएट करनी है। सपोज हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर ली, कैसे? 0 1 2 3 अप टू 9 तक एक एरे क्रिएट कर ली, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। क्लियर? ऐसे कुछ एलिमेंट्स की हमने एक एरे क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन पे कुछ नंबर्स होंगे। पोजीशन यही होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही पोजीशन होगी। सो यहाँ पर ऑड नंबर की पोजीशन क्या दिख रही है आपको? सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑड नंबर की पोजीशन आपको रिटर्न करवानी है। ओके, क्लियर हो रहा है? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है? फाइन। तो सबसे पहले हमें एक एरे क्रिएट करना है, और उससे भी पहले हमें numpy एरे को इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट numpy एज np। array1 नाम से एक एरे आपने क्रिएट करना है np.arrange फंक्शन का यूज करके, जिसमें 10 नंबर्स की एक एरे आपको क्रिएट करनी है। सो अगेन सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आपने एक एरे क्रिएट करी है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर array1 नाम से एक एरे क्रिएट हुई, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के 10 नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। डन। अब इसमें हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है? इसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है ऑड पोजीशन वाले नंबर, जिन पर मैंने बॉक्सेस लगाए हुए हैं। ये ऑड पोजीशन वाले आपके नंबर्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आपको जिस भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू एक्सेस करनी है, तो यहाँ पे हम कुछ स्लाइसिंग कर सकते हैं, या हम ऐसे नंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक एक नंबर को छोड़ के आपको बाकी सारे नंबर एक्सेस करना है। सो इसके लिए हम क्या सेट करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर सेट करते हैं एक दूसरी अरे आपने ली, array3 नाम से, जिसमें आप array1 के फर्स्ट एलिमेंट से एक्सेस करना शुरू करोगे। फर्स्ट एलिमेंट से एक्सेस करना शुरू करोगे, फर्स्ट मतलब 1 पोजीशन वाला एलिमेंट, और एंड तक सारे एलिमेंट को एक्सेस करोगे, क्योंकि एंड पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है। स्टेप आपने डिफाइन किए 2 स्टेप से। मतलब इस लाइन का मतलब समझना, जैसे लिस्ट में आपने क्या पढ़ा है? लिस्ट में आपने पढ़ा था ना, रेंज फंक्शन में स्टार्ट एंड और स्टेप देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, एंड इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, और स्टेप स्पेसिफाई करना है, ठीक है? हमने यहाँ पर array1 में स्टार्ट पोजीशन स्पेसिफाई कर दी कि 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको ऑड नंबर चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करें एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। जो भी एलिमेंट आप एक्सट्रैक्ट करोगे वो 1 पोजीशन से स्टार्ट करो। एंड कहाँ पे करना है? सारे एलिमेंट आपको 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट पे जाना है, राइट? तो एंड पोजीशन हमने नहीं दी, क्योंकि एंड तक जाना है आपको, राइट? बीच में कुछ ही नंबर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, एंड तक जाना है। एंड तक बीच बीच में जहां भी आपको नंबर्स मिलेंगे ऑड, उनको ऐड करना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे स्टेप, इस इतना लिखने से ये स्टेप जब तक नहीं लिखते हो तो यहाँ से 1 से लेकर 9 पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे नंबर्स आ जाएंगे। मतलब यदि आपने कुछ इस तरीके से लिखा array1 1 कॉलन और ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ, तो स्टार्ट 1 से स्टार्ट होगा और एंड तक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक, लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा। इतने सारे नंबर्स मिल जाएंगे आपको। बट यहाँ तो इवन भी पोजीशंस आपको मिल रही है, आपको ऑड चाहिए, तो हमने यहाँ एक स्टेप डिफाइन करी कि एक एक नंबर को छोड़कर हर एक दूसरे नंबर को एक्सट्रैक्ट करे। स्टेप डिफाइन कर दी कि 1 नंबर को स्कीप करके नेक्स्ट नंबर दे। तो फर्स्ट पोजीशन से जब आपने यहाँ 1 स्पेसिफाई किया, तो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो गया एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होना, ये पोजीशन आपकी स्कीप होगी,
फिर ये वाला एलिमेंट मिलेगा, फिर ये पोजीशन स्किप होगी, फिर इस पोजीशन पे आप आओगे, ये स्किप होगा, फिर इस पोजीशन पे आओगे, ये स्किप होगा, देन यहाँ आप आओगे। एंड तक हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो एंड तक आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। सो 1 3 5 7 9 आपको यहाँ पर एज ए आउटपुट रिटर्न होगा। प्रिंट करवा लिया आपने ARR ऑफ 3। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे इंडेक्सिंग पढ़ा है, स्लाइसिंग पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी यूज किया है। एरे में आपको किसी भी पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट एक्सेस करना है, स्पेसिफिकली जब आपको ऑड और इवन एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये तीनों चीजें यहाँ इजीली मेंशन कर सकते हो आप। स्टार्ट इंडेक्स 1 मेंशन किया है क्योंकि ऑड नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना था, सो 1 पोजीशन से स्टार्ट किया है, एंड तक जाना है, तो एंड हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो सारे एलिमेंट जितने भी होंगे लिस्ट में 1 के बाद से सब एक्सट्रैक्ट होंगे। स्टेप में हमने 2 स्पेसिफाई कर दिया, मतलब एक एक एलिमेंट छोड़कर एक एक स्टेप आगे बढ़कर ही आप यहाँ पे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट स्कीप हुआ है, 1 एक्सट्रैक्ट हुआ 3, फिर 4 स्कीप हुआ, फिर 5, 6 स्कीप हुआ, 7 के बाद 8 स्कीप हुआ, 9, तो वो आपको एज आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। प्रिंट ARR ऑफ 3, आपने उस अरे को प्रिंट करवाया तो उसमें आपको पोजीशन मिल गई 1 3 5 7 9। अब यदि ये क्वेश्चन ऑड बोला होता, क्या ऑड, तो क्या कर देते? कुछ नहीं करते, जल्दी बता दो कमेंट में, कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा चेंज करना है। यदि ऑड बोला है तो, ऑड बोला है तो आपको ये 0 से शुरू करवाना पड़ेगा। कहां से? 0 से शुरू करवाना पड़ेगा, ना कि 1 से। सो 0 से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 की प्लेस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0, ठीक है। तो 0 से जब शुरू करोगे तो ये 1 स्कीप होगा, फिर 2 सिलेक्ट होगा, 3 स्कीप होगा, फिर 4 सिलेक्ट होगा, 5 स्कीप होगा, फिर 6 सिलेक्ट होगा, राइट। टिल देन आ गई मेरी बात समझ में कि यदि ये क्वेश्चन आपसे इवन के लिए पूछा होता तो आप यहाँ पे 1 की प्लेस पे क्या लिख देते? 0 लिख देते। तो 0 इंडेक्स से शुरू होते, 0 के बाद 1 स्किप होता, 2 आता, सारे इवन नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इवन पोजीशंस। क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना। सो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है। 8th क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ND अरे AR1। AR1 नाम से आपको एक एरे यहाँ पे दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ लो। क्या लिखा है? एक एरे क्रिएटेड है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। क्या है? 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3x3 की एक एरे आपको गिवन दी हुई है जिसका नाम है ARY1। ओके, ये एरे है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब करना क्या है इसमें? राइट कोड टू एक्सट्रैक्ट द सबसेट फ्रॉम द ND अरे AR1। इस पर्टिकुलर एरे का आपको एक सबसेट एक्सेस करना है, और उसके लिए आप क्या कोड करोगे? मतलब कि यहां पर आप एक एरे में से एक सब एरे को एक्सेस करना चाहते हो, कंटेनिंग एलिमेंट्स हुज स्क्वायर इज फुली डिविजिबल बाय 4, और वही एलिमेंट्स आप एक्सेस करो जो कि जिनका स्क्वायर 4 से डिविजिबल हो, जिनका स्क्वायर 4 से डिविजिबल हो। सो कंडीशन कुछ ऐसी दी हुई है, आपको उन्हीं सारे नंबर्स को एक्सेस करना है इस एरे में से जिनका स्क्वायर 4 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या 1 का स्क्वायर होता है 1? क्या ये 1 का स्क्वायर 4 से डिविजिबल होता है? 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? यस। 3 का स्क्वायर होता है 9, क्या 9 4 से डिविजिबल होता है? नो। 4 का स्क्वायर होता है 16, क्या 16 4 से डिविजिबल होता है? यस। 5 का स्क्वायर होता है 25, क्या वो 4 से डिविजिबल होता है? नो। 6 का स्क्वायर होता है 36, क्या वो 4 से डिविजिबल होता है? यस। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। 8 का स्क्वायर 64, क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? यस। 9 का स्क्वायर 81, क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। तो यहाँ पे जो जो भी नंबर 4 से डिविजिबल आपको दिखे, जिनका स्क्वायर 4 से डिविजिबल दिखा, बस वही नंबर आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब 2 4 है ना, और 6 देन 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, इनका जो स्क्वायर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया ना? क्या समझाना है, क्या करना है एक्चुअली? सो जो एरे आपको दी हुई है 1 2 3, ओके मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। जो एरे आपको यहाँ दी हुई है 1 2 और 3 4 5 6 7 8 और 9, इस एरे में आपको स्क्वायर देखना है। तो पहले इनका स्क्वायर कर लो आप, ठीक है। इनका स्क्वायर हमने कर लिया यहाँ पर, डन, ओके। इनके स्क्वायर करने के बाद आपको ये बताना है कि स्क्वायर करने के बाद ये जो नंबर हैं क्या ये 4 से डिविजिबल हैं? तो 4 से डिविजिबल जो नंबर्स निकले हैं आपके, 4 से जो डिविजिबल नंबर आपके यहाँ निकले हैं वो कौन से नंबर हैं? वो है आपका 4 16
36 और 64। तो जो आप सब एरे को, सब सेट को एक्सेस करने वाले हो वो 4 होगा, 16 होगा, 36 होगा, 64, मतलब इनके जो कोरोस्पॉन्डिंग नंबर्स होंगे 2, 4, 6 और 8, यही आपको एक्सेस करना है। कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब ये है। क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके लिए कोड क्या करोगे? कोड करना है आपको यहाँ, राइट कोड। सो ध्यान से समझो, नंपाई एरे का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेंगे किसे? नंपाई एरे को। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। अब आपको यहां पर क्या करना है? एरे तो गिवन दी हुई है भाई, AR1 नाम से एरे क्रिएटेड है, ठीक है। एरे को क्रिएट नहीं करना, अरे क्रिएटेड है। आपको यहां पर कोड अप्लाई करना है। तो पहली बात तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आप किसका यूज करोगे? यहां पर आप किस फंक्शन का यूज करोगे? तो डबल स्टार, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था डबल स्टार, जिसे हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा है ना एक्सपोनेंशिएशन। स्टार तो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, जब मल्टीप्लाई करना है आपको, लेकिन वही डबल स्टार यूज होता है एक्सपोनेंशिएशन के लिए। मतलब आपने ऐसा लिखा 2 डबल स्टार 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज 8 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें हर एक नंबर का स्क्वायर करना है ना, हर एक नंबर का स्क्वायर, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। तो हर एक नंबर का स्क्वायर करने के लिए हमें इसका यूज करना है। अब 4 से नंबर डिवाइड भी होना चाहिए। यदि 4 से नंबर डिवाइड हो गया, जो स्क्वायर आया वो 4 से डिवाइड हो गया है ना, तभी वो नंबर एक्सट्रैक्ट होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे? जो स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया है उसके बाद मॉड्यूलस अप्लाई कर दो, कि जो स्क्वायर कैलकुलेट होने के बाद आंसर आया है वो 4 से यदि डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, तभी वो नंबर एक्सट्रैक्ट हो, तभी वो नंबर एरे में आए और फिर वो नंबर हमें मिले। इक्वेशन समझ में आ गई है ना? क्या कोड लिखना है भाई? कि पहले तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाए, किसका? एरे का। जो एरे आपको दी हुई है इसके हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो, है ना, स्क्वायर कैलकुलेट हो। तो एरे 1 में सारे एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट यहाँ 1 बाय 1 आते जाएंगे और सबका स्क्वायर कैलकुलेट होता जाएगा। स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आप चेक करवाओ कि स्क्वायर वाला जो नंबर है क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और कोई भी नंबर जब पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0। तो इसने रिमाइंडर रिटर्न किया, तो आपने कंडीशन चेक करवा ली कि जो भी स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट हुआ है इन एलिमेंट्स का, उसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड होने के बाद इक्वल 0 के आया है क्या? 0 के इक्वल है क्या? यदि ये चीज ट्रू हो गई तो मतलब आपके जो भी नंबर यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू होंगे वो कौन नाम के एक वेरिएबल में आ जाएंगे, इस एरे में आ जाएंगे। देन np डॉट एक्सट्रैक्ट, इस कौन नाम के वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? एरे 1 से। आ गई बात समझ में? बस फिर आपको वो सारे नंबर शो हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 2 4 6 और 8। यही वो 4 नंबर एक्सट्रैक्ट होंगे इस एरे से, जो क्या होंगे जिनका स्क्वायर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही वो 4 नंबर उस पर्टिकुलर गिवन एरे से एक्सट्रैक्ट होंगे। कंडीशन आपको मेनली समझ में आना चाहिए। ये चीज यदि समझ में आ गई ना तो आप आराम से कोड लिख सकते हो। और इसको समझने के पहले, इस कंडीशन को लगाने के पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, सो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम आ गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि 3 मार्क के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, एक मेरी बात ध्यान रखना कि ये जो कोडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आउटपुट बताओ, कोडिंग लिखो, ये क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी जितने भी कुछ क्वेश्चंस हमने राइट अ प्रोग्राम वाले समझे हैं वो आपसे 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, वो आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन बेसिकली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जो पॉइंट वाइज आपको लिखने होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज लाइक दिस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, शॉर्ट नोट वगैरह लिखो, ये बेसिकली आपके 2-3 मार्क्स में वेरी कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली कोड जिसमें आपको छोटा लिखना है, कम लॉजिक लगाना है, तो वो आपके 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। सो ध्यान में रखना कि जो मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताए हैं प्रोग्राम वाले, वो 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जो कि 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पर गिवन एन एनडी अरे, एक एनडी अरे गिवन दी हुई है जिसका नाम ARR1 है, एज शोन बिलो। आपको यहाँ पे एक अरे दिख रही है ये, ठीक है, जो कि एक 1D अरे है, सॉरी एनडी अरे है। कैसे दिख रही है आपको ये अरे? ये अरे आपको कुछ इस तरीके से शो हो रही है, 1 2 3 4 3 4 5 6
5 6 7 8 ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ, मतलब कि ये एरे आपको 3x4 की शो हो रही है, जिसमें 3 रो है, 4 कॉलम है और इस तरीके से कुछ नंबर्स हैं। अब ये नंबर आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है क्योंकि डेसिमल में आपको नंबर शो हो रहा है, डेसिमल नहीं भी लगाओगे तो भी ये 0.0 के अकॉर्डिंग नंबर्स, ठीक है। एरे समझ में आ गई। अब इसमें क्या अप्लाई करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है, व्हाट आर द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ एनडी अरे ARR1। इस एरे का शेप क्या है, साइज क्या है और कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं। तो ये तो मैंने आपको यही बता दिया कि नंबर ऑफ डायमेंशंस यदि बोला जाए तो 3x4 की अरे है, एक 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें रो और कॉलम है, तो 3 रो है 4 कॉलम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायमेंशंस तो 2 हो गए कि 2D अरे है, राइट। कोई डाउट तो नहीं ना, 2D अरे आपको समझ में आती है। इसके बाद देखो साइज, साइज मतलब इस अरे में कितने एलिमेंट है। तो जब आपको यहाँ पता है कि एक 2D अरे है जिसमें 3 रो है 4 कॉलम है, तो 3 4 12, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 रो 4 कॉलम में 12 एलिमेंट होंगे। तो इस अरे का साइज क्या हो गया, 12 हो गया। और शेप कि इस 2D अरे का शेप कैसा है, कितने बाय कितने की है, तो 3x4 की अरे है, राइट। कोई डाउट इसमें कि ये जो गिवन एरे आपको दी हुई है ये 3x4 की एरे है जिसमें 3 रो 4 कॉलम है, 3 4 12, टोटल 12 एलिमेंट है, तो अरे का साइज 12 हो गया। और एक 2 डायमेंशनल अरे क्योंकि सारे एलिमेंट रो और कॉलम में अरेंज्ड है, टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड है। क्लियर। सो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शेप कितने रो कितने कॉलम, साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ध्यान रख लेना। शेप का मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम, कितनी की बात हो रही है, ठीक है। साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, याद रखना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है एरे में। और डायमेंशंस तो आपको पता ही है कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एरे। एक लंबी सीरीज बनी हुई है जिसमें एलिमेंट्स है सिर्फ एक ही लाइन में, तो वो आपकी 1 डायमेंशनल एरे, ये आपकी 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, जो रो कॉलम में टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड है, टेबल के फॉर्मेट में एलिमेंट्स अरेंज्ड है। ओके, सो साइज शेप में कंफ्यूज मत होना। ओके, साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, राइट स्टेटमेंट्स टू प्रिंट द शेप, डेटा टाइप, साइज एंड नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ एनडी अरे ARR1। क्वेश्चन समझना, आपको स्टेटमेंट लिखना है जिसकी मदद से आप अरे का शेप प्रिंट करवा सकते हो, अरे में किस टाइप की वैल्यू है, किस डेटा टाइप की वैल्यू है वो प्रिंट करवा सकते हो, अरे का साइज प्रिंट करवा सकते हो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और अरे में कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, ये प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इनके फंक्शंस को, इनके एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, शेप, साइज, डी टाइप, है ना। तो बस वही एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे यूज कर लेने हैं और हर एक एट्रीब्यूट को, हर एक मेथड को एरे की हम डॉट लगाकर एक्सेस करते हैं। सो नंपाई एरे में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, इन सभी पर मैंने एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, साथ ही हमने इनके प्रैक्टिकल्स को भी डिस्कस किया है। सो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, जिसने अभी तक नंपाई एरे वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो पहले आप उन सभी वीडियोस को देखना ताकि इनके आउटपुट के साथ आपको ये चीज समझ में आ सके, राइट। तो शेप पता करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इसके लिए स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट में शेप सिंगल इन्वर्टेड में ये एज इट इज प्रिंट होगा। अरे का नाम लिखा, डॉट लगाकर हम लिख रहे हैं शेप एट्रीब्यूट को। तो जब भी अरे का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी अरे ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, अरे नेम लिखना है, डॉट लगाना है, एट्रीब्यूट का नाम लिख देना है, ठीक है, एट्रीब्यूट नेम लिख देना है, राइट। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पर शेप को प्रिंट करवाना है, तो अरे नेम ARR1 डॉट शेप फंक्शन को, शेप एट्रीब्यूट को यदि यूज कर लिया तो यहाँ पे आपको आउटपुट 3x4 रिटर्न होगा, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा फंक्शन यहाँ पे, शेप कॉलन और 3x4। वही डी टाइप को यदि यूज करोगे आप डेटा टाइप के लिए, तो डेटा टाइप मतलब कि उस एरे में कैसे नंबर्स हैं, कैसा डेटा टाइप है, एरे में क्या कैरेक्टर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, कौन से वैल्यूज हैं। तो ARR1 डॉट डी टाइप, जब आपने इस तरीके से लिखा ARR1 डॉट डी टाइप, तो डी टाइप एट्रीब्यूट डेटा टाइप शो करता है। तो सारे फ्लोटिंग नंबर्स थे, तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट 64 समथिंग कुछ रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर थे, देख लो एरे में यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर थे, तो इस तरीके से आपको आउटपुट रिटर्न होगा। साइज यदि आपको पता करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट में साइज लिखना, तो यहाँ पे यदि आपने लिखा ARR1 डॉट साइज एट्रीब्यूट, डॉट साइज एट्रीब्यूट, तो आपको क्या रिटर्न होगा, 12, क्योंकि 3x4 की जो अरे है उसमें टोटल 3 4 12 एलिमेंट है, तो 12 साइज है पर्टिकुलर अरे का, राइट। डायमेंशंस पता करना है, तो प्रिंट में आपने लिखा नंबर ऑफ डायमेंशंस और एट्रीब्यूट यूज कर लिया ARR डॉट, कौन सा एट्रीब्यूट, ndim। डेटा टाइप के लिए क्या यूज होता है, डी टाइप।
नंबर ऑफ डायमेंशन पता करना है तो n dim, तो कितने नंबर ऑफ डायमेंशन की एरे थी वो 2 डायमेंशन की, तो 2 रिटर्न हुआ। इस तरीके से आपको आउटपुट रिटर्न होंगे जब आप इन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का यूज करोगे। इस पर बेस्ड ये जितने भी मैंने अभी आपको एट्रीब्यूट्स बताए, इन पर बेस्ड एमसीक्यू फिलअप ट्रू फॉल्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो 110% पूछे जाते हैं एग्जाम में। एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, उसमें आपने देखे भी होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है तो एमसीक्यू का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, राइट। तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ये था आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें हमने एक पहला सब पार्ट देखा, दूसरा सब पार्ट देखा क्वेश्चन का, राइट। क्लियर हुआ? 1.5 के हिसाब से क्वेश्चन आपके होंगे। गिवन फॉलोइंग एनडी अरे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको अगेन एक एरे दी हुई है ARY1 नाम से। इस एरे में देखो आपको ये एलिमेंट दिख रहे हैं, अगेन आपको सेम एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर एरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो आपकी एरे है ये ARY1 नाम से आपने क्रिएट की हुई है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये कितने बाय कितने की 3x3 की आपकी एरे है, ये हमें समझ में आ रहा है, इंटीजर वैल्यूज है। नाउ करना क्या है इसमें, आप राइट एरे स्लाइसेस, क्या करना है आपको यहाँ पे, क्रिएट एरे को स्लाइस करना है इन द वे सो एज टू, मतलब इस एरे में से आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है, कुछ एक सब पार्ट को, सब एरे को एक्सेस करना है। सो एरे को स्लाइसिंग, जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग किया था बिल्कुल वैसे ही एरे को स्लाइस करना है। सो स्लाइस करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं, स्टार्ट एंड वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, याद है ना। जब भी ना स्लाइसिंग की बात की जाए तो ध्यान रखना यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, एरे ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो तो उसका नाम आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे और कॉलन का आप यूज करोगे, यहाँ स्टार्ट वैल्यू, यहाँ एंड वैल्यू और यहाँ स्टेप आप स्पेसिफाई करोगे। ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है और इस स्लाइसिंग में हम यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला है राइट एरे स्लाइसेस इन द वे सो एज टू, तो एरे को स्लाइस करना है। पहला किस तरीके से, आपको एक्सट्रैक्ट करना है एरे में से एलिमेंट हॉरिजॉन्टल रोज सेपरेटली के अकॉर्डिंग, मतलब आप एरे को एक्सेस करना चाहते हो हॉरिजॉन्टल रो के अकॉर्डिंग। पहले आपको ये वाली रो मिले, फिर आपको ये वाली रो मिले, फिर ये रो मिले, और ये 3 अलग अलग सेपरेट एरे के फॉर्मेट में आप इन्हें एक्सेस कर सको, ठीक है। तो इसके लिए आप इनके इंडेक्सेस को ध्यान रखो सबसे पहले, क्योंकि स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग होती है। इस रो का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। यहाँ पे इस कॉलम का इंडेक्स 0 है, 1 है और 2 है। आपको रो को हॉरिजॉन्टली एक्सेस करना है, रो के एलिमेंट को अलग अलग सेपरेटली एक्सेस करना है, इंडिविजुअल रो को, राइट। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो स्लाइसिंग में स्टार्ट इंडेक्स क्या दोगे, 0 रो को एक्सेस करना है, बट कॉलम तो सारे एक्सेस करना है। 0 रो के 0 एलिमेंट को तो एक्सेस करना नहीं है, 0 रो के सारे कॉलम को, 0 1 2 इस पूरी रो को, है ना, एक्सेस करना है। ये आपका 0 0 पोजीशन पर है, ये 0 1 पर है, ये 0 2 पोजीशन पर है। तो आपको 0 वाली रो को तो एक्सेस करना है, बट साथ में आपको तीनों कॉलम को एक्सेस करना है। तो यहाँ आप कुछ भी स्पेसिफाई मत करो, तो आपको एज ए आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपको एज ए आउटपुट पूरी रो उठ के मिल जाएगी 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही बस आपको क्या लिख देना है, जब आपको इस वाली रो को एक्सेस करना है तो 1 वाली रो को आपको एक्सेस करना है, स्टार्ट करना है आपको 1 वाली रो से। अब ये देखो, ये 1 0 वाला एलिमेंट है, ये 1 1 वाला एलिमेंट है, ये 1 2 वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपने यदि 1 स्पेसिफाई कर दिया तो आपको ये तीनों एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, पूरी रो को एक्सेस करना है। तो आप एंड स्पेसिफाई मत करो कुछ भी। सो इसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरी रो उठ के एज ए आउटपुट आ जाएगी 4 5 6। सिमिलरली यदि आपको थर्ड रो को भी एक्सेस करना है तो थर्ड रो के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाली रो है आपकी, कॉलन लगा दो और कुछ भी मेंशन मत करो। तो 7 8 9 आपको तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, 7 8 और 9। तो ये स्लाइसिंग का आपका तरीका हुआ। कोई डाउट है इसको करने में, नहीं ना। देखो अब क्या लिखा है, रो 1 एरे 1 0 कॉलन दिस, रो 2 एरे 1 1 कॉलन दिस, रो 3 इज इक्वल्स टू एरे 1 2 कॉलन दिस। तो कोई डाउट नहीं होगा होप इसमें। अब 2D एरे है तो यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड इंडेक्स स्पेसिफाई करना होता है ना। सो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब आप 2D एरे को स्लाइस करते हो, 2D एरे में स्लाइसिंग करते हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आप रो और कॉलम के अकॉर्डिंग स्लाइसिंग करते हो, रो और कॉलम, है ना, रो और कॉलम, ठीक है। रो के आप स्टार्ट और एंड इंडेक्स को स्पेसिफाई करते हो, वहीं आप कॉलम के भी स्टार्ट और एंड को स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। तो इन्हें जब आप एक्सेस करते हो तो यहाँ पर आप कॉलम कॉमा लगा के स्पेसिफाई करते हो, राइट, कि रो कॉलम के कौन कौन सी वैल्यूज को आप एक्सेस कर रहे हो, है ना। सो बस वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें रो वाइज एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो 0 रो के एलिमेंट को एक्सेस किया, 1 रो के एलिमेंट को एक्सेस किया, 2 रो के एलिमेंट को एक्सेस किया। हमने एंड स्पेसिफाई ही नहीं किया कॉलम का, मतलब सारे कॉलम के एलिमेंट एक्सेस हुए हैं। जब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो पूरी पूरी इंडिविजुअल रो आपको यहाँ पर एज ए आउटपुट मिली, है ना। सो यहाँ पे रो वाइज एलिमेंट में आपको क्या मिलेंगे, 1 2 3
4 5 6 दूसरी रो और 7 8 9 कि कौन से वेरिएबल में आपने एक्सेस कर ली, रो 1 रो 2 रो 3। जब इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको इंडिविजुअल सेपरेट रो यहाँ मिल जाएगी इस पर्टिकुलर गिवन एरे की। तो ये तो पहला पार्ट समझ में आ गया। इसी पर बेस दूसरा पार्ट दिया हुआ है, यदि आपको वर्टिकल कॉलम्स को सेपरेटली एक्सेस करना है, क्या करना है, वर्टिकल कॉलम्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वर्टिकल कॉलम्स कौन से हो गए, तो वर्टिकल कॉलम्स आपके ये हो गए। अब आपको ऐसे एक्सेस करना है, अभी आपने रो वाइज एक्सेस किया था, अब आपको कॉलम वाइज एक्सेस करना है, इन 3 सब एरेज को एक्सेस करना है। सो क्या करोगे, अगेन आपको इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अभी हमने क्या लिखा था, रो के अकॉर्डिंग लिखा था हर एक वैल्यूज, ठीक है, और कॉलम पूरे सिलेक्ट किए थे ना, ये रो वाइज हुआ, ये रो वाइज हुआ। पहले रो स्पेसिफाई करते हैं फिर कॉलम, तो कॉलम हमने नहीं लिखे थे तो पूरे पूरे कॉलम शो हो रहे थे, है ना। ये फर्स्ट वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में वर्टिकली एक्सेस करना है, तो यहां हम रो स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, कॉलम स्पेसिफाई करेंगे। तो क्या होगा, उससे आप तीनों कॉलम को एक्सेस कर पाओगे और पूरी पूरी रो को एक्सेस करोगे। समझ में आया। 0 कॉलम के तीनों रो के वैल्यू आ जाएंगे, 0 कॉलम के 1 कॉलम के, ये 1 हमने स्पेसिफाई करा, रो कुछ भी नहीं, मतलब तीनों रो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या एलिमेंट मिल जाएंगे, देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पहला कॉलम मिल जाएगा 1 4 और 7, और यहाँ आपको मिल जाएगा दूसरा कॉलम 2 5 और 8, और यहाँ मिल जाएगा आपको तीसरा कॉलम दैट इज 3 6 और 9। कोई डाउट यहाँ पर नहीं। देखो कोड भी वही लिखा है, कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 करके 3 यहाँ पे वेरिएबल ले लिए। अरे 1 के एलिमेंट आप ये एक्सेस कर रहे हो, 0 कॉलम के और सारी रो के एलिमेंट। अरे 2 में अगेन 1 कॉलम के सारी रो के एलिमेंट। अरे 1 के 2 कॉलम के सारे रो के एलिमेंट, वो जो आपको सेपरेटली शो हो जाएंगे कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 में। ठीक है, कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आपसे 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, जो आपको बहुत ध्यान से करने हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के क्वेश्चंस ही बनेंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ, जिसमें यहाँ पर रो और कॉलम से रिलेटेड आपसे सेपरेटली स्लाइस कैसे करना है एरे को, वो समझा। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब कुछ कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ। इंपोर्ट numpy एज np, अगेन numpy लाइब्रेरी वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, तो जब भी numpy लाइब्रेरी को आपको एक्सेस करना होता है तो हमें उसे इंपोर्ट करना होता है एज np। ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, डन। चलिए अब इस numpy एरे की मदद से आपने यहाँ कुछ एरेस को क्रिएट किया हुआ है। एरेस के नाम देख लो, अरे ऑब्जेक्ट के नाम foo np.array, जिसमें आपने 2 एलिमेंट की एरे क्रिएट की हुई है, ठीक है, मतलब foo नाम से एक एरे क्रिएट है जिसमें आप देख रहे हो कि 2 एलिमेंट हैं, और वो 2 एलिमेंट क्या हैं, कैरेक्टर्स की एरे है। सिंगल इन्वर्टेड में हमेशा आप कैरेक्टर को स्पेसिफाई करते हो, राइट। चलो 1 डायमेंशनल एरे है ये। बार नाम से यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है np.array फंक्शन में cd, ओके, तो बार नाम से एक एरे क्रिएट किया है c और d, क्लियर। चलिए बाज नाम से BAZ, बाज नाम से एक एरे क्रिएट किया है, जिसमें यहाँ पर देखो आप एरे क्रिएटेड है E और F नाम से, ठीक है, बाज नाम से E और F की एक एरे क्रिएटेड है, अगेन कैरेक्टर्स के एरे। बिंगो नाम से एक एरे क्रिएट किया है GHI, बहुत ध्यान से समझना, बिंगो नाम से एक एरे क्रिएट किया है GH और I। अब यहाँ पे यदि हम डायमेंशंस देखें तो यहाँ डायमेंशंस यदि आप देखोगे इस वाली एरे में, बेसिकली फू नाम की एरे में, तो यहाँ डायमेंशंस क्या दिख रहे हैं आपको भाई, 1 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे अगेन 1 रो 2 कॉलम है, यहाँ 1 रो 2 कॉलम है, यहाँ 1 रो 3 कॉलम है, यही डायमेंशंस दिख रहे हैं। अच्छा एक और बची हुई है, ठीक है, एक और एलिमेंट है यहाँ पे, देखो एरे का ऑब्जेक्ट है बोंगो, ओके, बोंगो नाम से एक और एलिमेंट यहाँ क्रिएट किया हुआ है, एरे क्रिएट की हुई है, जिसमें JKLM, ओके, JKL और M ये एलिमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। मतलब ये जो एरे है आपकी 2 रो 2 कॉलम के अकॉर्डिंग 2 क्रॉस 2 के अकॉर्डिंग क्रिएटेड है। सो इतना यदि समझ में आ गया तो अब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ 5-6 एरेज दी हुई हैं, जिनमें कुछ कैरेक्टर एलिमेंट्स हैं ABCDEFGHIJKLM, और वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है, जिसमें फू, बार और बेज ये 1x2 की एरेज है, और बिंगो 1x3 की है, बोंगो 2x2 की है, और इस तरीके से इनमें एलिमेंट्स अरेंज्ड है। ये क्लियर, 100% डन। आगे बढ़े। नाउ प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द अबव कोड। ओके, इस कोड के बेसिस पर जो यहाँ लिखा हुआ है, जिसके थ्रू हमने एनालाइज किया कि यहाँ इतने टाइप के एरेज और इतने इतने एलिमेंट के एरे क्रिएटेड है, आपको कुछ कोड के आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है। पहला कोड यहाँ लिखा है np.vstack, क्या लिखा है, np.vstack, vstack मेथड का यूज किया है, जिसमें 2 एरेज को पास कर दिया है, फू और बार,
ठीक है, तो पहले तो ये हम समझ ले कि वी स्टैक एरे का काम क्या होता है। फंक्शन का वी स्टैक जो फंक्शन है वो बेसिकली कॉन्केटेनेशन का काम करता है, पता है ना अच्छे से, क्या कॉन्केटेनेशन, पहली एरे में दूसरी एरे के एलिमेंट को कॉन्केट करना, ज्वाइन करना, यही बेसिकली वी स्टैक का काम होता है ना। सो फू और बार नाम की जो एरे है उनके एलिमेंट्स क्या है आपके सामने, ए बी और सी डी, है ना। सो वी स्टैक जो फंक्शन है वो तभी कॉन्केट करता है जब दोनों एरे का जो साइज है, दोनों एरे के जो डायमेंशंस हैं, बेसिकली जो डायमेंशंस हैं वो सेम हो, दोनों एरे का शेप सेम हो। जब शेप सेम होगा तभी एरेस में जो एलिमेंट है वो कॉन्केट हो पाएंगे, तभी वी स्टैक फंक्शन आपको सही आउटपुट रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे जो फू वाली एरे है उसमें भी 1 क्रॉस 2 दोनों इसके शेप तो सिमिलर है कि दो एलिमेंट है, एक रो 2 कॉलम है, एक रो 2 कॉलम है, तो यहाँ पे कॉन्केटेनेशन इजीली हो जाएगा। सो देखो आउटपुट क्या आया, फू और बार वाली जो दो एरे थी जिसमें ए बी और क्या था सी डी ना, देखो ए बी और सी डी, है ना, ये दो एलिमेंट थे, तो ये आपको एक आउटपुट के फॉर्मेट में ज्वाइंट होके शो हो रहा है, एक 2 क्रॉस 2 की एरे आपको दिख रही है। तो वी स्टैक फंक्शन ने क्या किया, ए बी और सी डी, ये फू और बार वाली जो एरे हैं दोनों को कॉन्केट कर दिया। कोई डाउट नहीं, आउटपुट से आपको समझ में आ रहा है, आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है। सो आउटपुट आपको बहुत ध्यान से लिखकर आना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और कौन कौन सी एरे लिखी है यहाँ पर वो भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, np डॉट वी स्टैक फू बार एंड बाज, तीन है, फू बार और बाज, तीनों आपकी जो एरेज हैं उनको यहाँ पे वी स्टैक फंक्शन की मदद से शो करवाना है कॉन्केट करवा के। तो पहले देखो फू बार बाज तीनों के जो शेप है क्या वो सिमिलर है, यस, ये भी 1 क्रॉस 2 का है, ये भी 1 क्रॉस 2 का है, ये भी 1 क्रॉस 2 का है, तो तीनों जो एरे आपको स्टार्टिंग में दिए तीनों 1 क्रॉस 2 की एरेज हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो तीनों के एलिमेंट्स आराम से वी स्टैक फंक्शन के थ्रू क्या हो गए, यहाँ पर कॉन्केट हो गए। सो आपको जो आउटपुट रिटर्न हुआ वो कुछ इस तरीके से ए बी सी डी और ई एफ इस फॉर्मेट में रिटर्न हुआ है, क्लियर। मतलब यहाँ पे आपको जो एरे दिख रही है वो 3 क्रॉस 2 की अब यहाँ पे जनरेट होकर शो हो रही है जब आपने इस तरीके से वी स्टैक फंक्शन का यूज किया है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से एक नंबर के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट लिखना है। np डॉट वी स्टैक बाज एंड बिंगो, ओके, बाज और बिंगो, तो बाज के जो एलिमेंट है वो क्या है 1 क्रॉस 2 में है, ठीक है, ये शेप है। बिंगो के देखो एलिमेंट यहाँ पे 1 क्रॉस 3 में अरेंज्ड है, तो यहाँ पे दोनों के जो एलिमेंट का शेप है, इन दोनों अरे का जो शेप है वो चेंज है, 1 2 और 1 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप है। तो जब शेप चेंज होगा तो एलिमेंट कॉन्केट नहीं होंगे, तब वी स्टैक फंक्शन इन एलिमेंट्स को कॉन्केट नहीं कर पाएगा। ई एफ यहाँ जी एच को तो कर देगा, बट ये जो थर्ड एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पर क्या असाइन करेगा, है ना। सो जब यहाँ पे शेप रॉन्ग होता है, शेप मिसमैच होता है, तो वी स्टैक फंक्शन कॉन्केटेनेशन नहीं करता है। सो एरर जनरेट होगी यहाँ पर, डायमेंशंस डू नॉट मैच फॉर कॉन्केटेनेशन। इनके एलिमेंट्स को, बाज और बिंगो के जो एलिमेंट्स है एरे के, उनको कॉन्केट करने के लिए एरे डायमेंशंस जो है एरे के वो मैच नहीं हो रहे हैं। जब डायमेंशंस मैच होंगे तभी एलिमेंट्स कॉन्केट हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर इन सभी के जो डायमेंशंस थे वो मैच हो रहे थे, 1 क्रॉस 2 है ना, 1 क्रॉस 2, यहाँ भी 1 क्रॉस 2 थे, लेकिन यहाँ 1 क्रॉस 2 एंड 1 क्रॉस 3 है, एक में 2 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, इनको कैसे कॉन्केट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगी, एरर जनरेट होगी। नहीं है ना कोई डाउट, समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। वी स्टैक फंक्शन पर बेस्ड है पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन आपका, क्लियर। तो वी स्टैक फंक्शन भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, इवन हमने नंपाई एरे के जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, स्पेसिफिकली कुछ स्टेटिस्टिकल फंक्शंस भी हमने यहाँ पर देखे हैं, वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे फंक्शंस अवेलेबल है। अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फंक्शंस वहां से देख लेना। भले ही आप फंक्शंस को याद मत करो, बट इतना जरूर याद कर लो, इतना जरूर समझ लो, याद नहीं करना है, समझना है। जब इन सारी चीजों को समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। एक बार समझा हुआ कभी नहीं भूला जाता, ये बात मेरी ध्यान रखना है ना। सो क्या समझना है आपको कि हर एक फंक्शन का क्या काम है और कैसे इसको यूज करना है। जब ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं कि वी स्टैक ही पूछे, इसकी जगह कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, कोई सा भी फंक्शन, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ numpy array फ्रॉम अ लिस्ट सीक्वेंस गिवन बिलो। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको अगेन एक प्रोग्राम क्रिएट करना है numpy array का यूज करके, ठीक है, और आपको लिस्ट सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब लिस्ट की मदद से आपको एरे क्रिएट करना है।
तो लिस्ट क्या है आपके सामने, ये दो लिस्ट दी हुई हैं, इन दोनों लिस्ट से आपको एरे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो दो लिस्ट अलग अलग क्रिएट कर लो, फिर उन लिस्ट को आप एरे फंक्शन में पास कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप इन लिस्ट को भी एरे फंक्शन में पास कर सकते हो, तो उससे आपकी एरे क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है numpy लाइब्रेरी को एज np, क्रिएटिंग एरे फ्रॉम लिस्ट। अब आपको लिस्ट से एरे क्रिएट करना है, तो ये हमने कमेंट सेक्शन में लिखा है। वन लाइन कमेंट समझ में आता ना, सिंगल लाइन कमेंट। हैश के साथ आप जो भी लिखोगे वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हैश के साथ हमने कमेंट ऐड कर दिया, क्रिएटिंग एरे फ्रॉम लिस्ट। इस लिस्ट से आप एक एरे क्रिएट करने वाले हो। AR1 नाम से हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। इस NP को, जिसको आपने इंपोर्ट किया है numpy लाइब्रेरी को, np.array फंक्शन में आपने इन दोनों लिस्ट को पास कर दिया। देखो तो अब इससे क्या होगा, एरे फंक्शन इन दोनों लिस्ट से एक एरे क्रिएट करेगा, और यहाँ पे जो एरे क्रिएट होगी अब वो होगी आपकी 2D एरे। तो दो लिस्ट से 2D एरे क्रिएट होगी, एक सिंगल लिस्ट से वन डायमेंशनल एरे क्रिएट होगी, ये तो हमें अच्छे से पता है। प्रिंट करवा लिया आपने इस AR1 को, एरे क्रिएटेड विद लिस्ट न्यू लाइन AR1, तो आपको यहाँ पे आउटपुट क्या दिख रहा है, ये हो गया है आपका आउटपुट। देखो ये जो डबल इन्वर्टेड में आपने लिखा वो एज इट इज प्रिंट हुआ, एरे क्रिएटेड विद लिस्ट, और यहाँ जो ये न्यू लाइन है स्लैश लगा के n लगाया, इसका मतलब ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है न्यू लाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने एंटर प्रेस किया होगा, मतलब एक एंटर जब आप प्रेस करते हो तो नई लाइन पे आ जाते हो। कोड करते टाइम यहाँ पे आप /n का यूज करते हो, स्पेस देना होती है तो हम /t का यूज कर लेते हैं, है ना। पता है ना ये चीज, तो एस्केप सीक्वेंस पढ़ा है चैप्टर 3 में हमने, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन में। तो ये एक एस्केप सीक्वेंस है जिसकी मदद से आपको जो एरे प्रिंट होके शो हो रही है वो लाइन के नीचे शो हो रही है, राइट, मतलब यहाँ से एक नई लाइन में। सो 1 2 3 4 5 6, ये देखो आपकी एक 2D अरे है ना, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स दोनों लिस्ट के अरेंज्ड शो हो रहे हैं। कोई डाउट नहीं। सो ये लिस्ट से कैसे एरे क्रिएट करना है, लिस्ट के एलिमेंट आपको गिवन दिए हुए हैं, वो हमने क्वेश्चन समझा है। सो 3 मार्क के क्वेश्चन में कोई भी कोडिंग करने को आए तो कोड भी लिखना, साथ में इसका आउटपुट भी लिखकर आना, तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हमेशा आउटपुट के साथ लिख कर आओ, ओके, हमेशा आउटपुट के साथ लिख कर आओ तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्लियर, चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ numpy array from a tuple sequence given below। ओके, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक टपल दिख रही है 379। टपल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लिस्ट डिक्शनरी समझा था, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करते हो, डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस में क्रिएट करते हो, टपल को आप किस में क्रिएट करते हो, पैरेंथेसिस में। होते सब सिमिलर ही है, सब में एलिमेंट से आप क्रिएट करते हो, डिक्शनरी सबसे अलग होता है, की पेयर के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो लिस्ट और टपल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, टपल को आप पैरेंथेसिस में क्रिएट करते हो, लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सो इस टपल से भी आप numpy अरे क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने देखा लिस्ट सीक्वेंस से कैसे आप अरे क्रिएट करते हो, अब यहाँ टपल से कैसे आपको numpy अरे क्रिएट करनी है। सो सेम इंपोर्ट numpy एज np, सबसे पहली लाइन कि numpy अरे को आपको इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे हैश में कमेंट में हमने लिखा है क्रिएटिंग अरे फ्रॉम टपल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्रिएटिंग अरे फ्रॉम लिस्ट देखा था। टपल से कैसे क्रिएट करोगे, कुछ नहीं करना है, एरे फंक्शन में आपको टपल पास कर देना है जैसे लिस्ट पास किया था। सो AR2 नाम से हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, np.array फंक्शन में हमने यहाँ पर देखो ये टपल को पास कर दिया 379। तो अब क्या होगा, जब आप प्रिंट करवाओगे अरे क्रिएटेड विद टपल और अरे के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे देखो एक 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट होती हुई शो होगी। सो ये हो गया आपका आउटपुट, जिसमें अरे क्रिएटेड विद टपल दैट इज 379। ये एक 1 डायमेंशनल अरे यहाँ पे आपको शो हो रही है, राइट। कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ गया कि लिस्ट से, टपल से, किसी से भी यदि आप अरे क्रिएट करते हो तो सिमिलर वे ही आपको यूज करनी है। ओके, एक से ज्यादा टपल शो कर दोगे तो आपकी 2D अरे बन जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिस्ट शो करी थी तो आपकी क्या हुई थी, 2D अरे बन गई थी। यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमने अगर 1 टपल शो किया हुआ है तो 1D अरे क्रिएट होगी, यहाँ पे 2 टपल्स शो करोगे तो 2D अरे क्रिएट हो जाने वाली है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सपोज यू हैव अ 3x3 array having all float ones to which you wish to add a row with values 2.2.2. क्वेश्चन ध्यान से समझना। सपोज हमारे पास एक 3x3 की एरे है, हमारे पास क्या है, एक 3x3 की एरे है, मतलब यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है, ओके। और सभी में फ्लोट वंस है, क्या है, सभी में फ्लोट वंस है, 1.1.1. ऐसे नंबर्स है। वंस फंक्शन के थ्रू जैसे 1 की आप एरे क्रिएट करते हो ना, वंस फंक्शन से 1 एलिमेंट की एरे क्रिएट होती है, जीरोस फंक्शन से 0 की एलिमेंट क्रिएट होती है, सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वैसे यहाँ पे सारे 1 एलिमेंट के साथ में एरे क्रिएटेड है, ये हमारे गिवन है।
अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे हम करना चाहते हैं टू ऐड अ रो विद वैल्यूज 2.2.2. यहाँ पे हम एक रो ऐड करना चाहते हैं 2.2.2 के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे रो ऐड करना है बेसिकली, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, दो एरेस को कॉन्केट करना है या इस अरे में किसी एक रो को कॉन्केट करना है. तो कॉन्केट करने के लिए अभी हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में एक फंक्शन को देखा जिसका नाम था वी स्टैक फंक्शन. तो बस उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन दोनों अरे को कॉन्केट करवा सकते हो. एक अरे क्रिएट कर लो और इसको इसके साथ कॉन्केट करवा दो, है ना. सो उसी के लिए आपको यहाँ क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू अकम्प्लिश दिस यूजिंग अ स्टैक फंक्शन. वही वी स्टैक फंक्शन की मदद से आपको इस काम को करना है. आपको फंक्शन का नाम भी दिया हुआ है. सो वी कैन यूज वी स्टैक फंक्शन टू अकम्प्लिश दिस. सबसे पहले इंपोर्ट कर लो numpy लाइब्रेरी को एज np. ओके, ये हमें अच्छे से पता है. एक a नाम का हमने एरे क्रिएट किया है np.once से. पहले तो आपको वंस की एरे क्रिएट करनी है, तो ये वंस फंक्शन से एक एरे क्रिएट होगी 3x3 की, जिसमें सारे डेसिमल वंस आ गए, राइट. इस पर्टिकुलर वंस फंक्शन से जैसे एरे फंक्शन का यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही वंस फंक्शन का यूज कर लिया. यदि यहाँ जीरोज यूज कर लोगे तो जीरोज की एरे क्रिएट हो जाएगी. ओके, ये वंस की जगह आपसे जीरोज भी पूछ सकते हैं, ठीक है. चलिए, प्रिंट करवा दिया ओरिजिनल एनडी अरे ए, इसको प्रिंट करवा लिया. इसी तरीके से आपको एरे दिखेगी. नाउ बी नाम की एक और एरे क्रिएट करी, बी नाम की एक एरे और क्रिएट करी जिसमें हमने np.vstack फंक्शन का यूज किया है. और यहाँ पे आपको पहली एरे पास करनी है, कॉमा लगा के दूसरी एरे को लिख देना है जिसको आपको इसके साथ कॉन्कैट करवाना है. तो दूसरी एरे हमने np.array फंक्शन से क्रिएट कर ली 2,2,2 की. चाहो तो आप इसको अलग से भी क्रिएट करके यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो. तो हमने यहाँ डायरेक्टली क्या पास कर दिया, np.array 2x2x2 की, सॉरी 2 की एक अरे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और वो ए के साथ कॉन्केट हो जाएगी. फिर जब आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हो आफ्टर एडिंग अ रो और बी को प्रिंट करवाते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलता है. यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको. सो यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से कि आपको यहाँ पर एक 1.1.1 की 3 रो तो मिलेगी, ठीक है. ये 3 रो तो मिलेगी, साथ ही 2 भी यहाँ पर ऐड होके मिलेगा. तो अब ये जो बी वाली जो अरे होगी वो आपके 4x3 के अकॉर्डिंग हो जाएगी इसका शेप, क्योंकि 3x3 के अकॉर्डिंग तो आपकी ए वाली एरे थी. इसमें इस पर्टिकुलर एरे को आपने और कंबाइन कर दिया वी स्टैक से, तो 4 रो हो गई, ठीक है. 2 वाली रो भी यहाँ पे ऐड हो गई. कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. बस यहाँ ध्यान रखना, यदि वंस बोला है तो वंस फंक्शन का यूज करना, जीरोस बोले तो जीरोस फंक्शन का यूज कर लेना, जिससे आपकी एरे में 1 की जगह कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 0 0 वाले एलिमेंट आ जाएंगे, राइट. कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही फंक्शन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और हमने ये पढ़े भी हैं जब हमने समझा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग नंपाई एरे, कि कितने तरीके से आप नंपाई एरे को क्रिएट कर सकते हो. तो अलग अलग फंक्शन हमने समझे थे, है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप. 8th क्वेश्चन, write a program to create and display 2 numpy arrays using arrange function in the range 1 to 10. देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या करना है, आपको अगेन आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ओके, जिसमें आपको क्रिएट करना है और डिस्प्ले करवाना है 2 numpy arrays को. 2 numpy array आपको क्रिएट करनी है अरेंज फंक्शन का यूज करके, और उसमें जो numpy array होगी उनमें जो एलिमेंट होंगे वो किस रेंज में होंगे, 1 to 10. बात समझ में आ गई? क्या बताया क्वेश्चन में, आपको 2 नंपाई एरे आपको क्रिएट करनी है, ये एरे 1 और इस तरीके से एरे 2. आपको ऐसे 2 नंपाई एरेस क्रिएट करनी है अरेंज फंक्शन का यूज करके, जिसमें एलिमेंट की जो रेंज होगी, यहाँ पे एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे वो आपको बताना है. तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है विद द स्टेप डिफरेंस 1. पहली एरे में जो एलिमेंट होंगे वो 1 स्टेप डिफरेंस के अकॉर्डिंग होंगे, है ना. एंड सेकेंड विद द स्टेप डिफरेंस ऑफ 2. सेकेंड जो एरे होगी उसमें जो एलिमेंट होंगे वो स्टेप डिफरेंस 2 के अकॉर्डिंग होंगे. क्वेश्चन क्लियर है? क्या बताया आपको, अरे 1 अरे 2 क्रिएट करनी है जिसमें अरेंज फंक्शन का यूज करना है और एलिमेंट आपके 1 से लेकर 10 तक में होंगे. मतलब एलिमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं. सो सपोज आपने यहाँ पर 1 स्टेप के अकॉर्डिंग, यहाँ +1 स्टेप डिफरेंस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स होंगे, राइट. किसके अकॉर्डिंग, +1 डिफरेंस के अकॉर्डिंग, राइट. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुछ आपकी एरे 1 क्रिएट हो जाएगी. क्वेश्चन का मतलब समझना पहले, है ना, फिर हम एरे क्रिएट करेंगे. बात समझ में आ रही है? स्टेप डिफरेंस 1 से क्रिएट करनी है, तो इसमें देखो +1 करा तो 1 आया, 1 में +1 करा तो 2 आया, 2 में +1 करा तो 3 आया, 3 में +1 करा तो ये 1 स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं और इसकी रेंज हमने डिसाइड की है 1 से लेकर 10. तो ये पहली एरे विद द स्टेप डिफरेंस 1, ठीक है. या ऐसे भी समझ लो आप, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, एक एक स्टेप डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना. अब एरे 2, इसमें भी जो एलिमेंट होंगे आपके वो 1 से लेकर 10 तक ही होंगे.
बट यहाँ जो स्टेप डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब पहला एलिमेंट 0 है, देन 1 छोड़ के फिर 2 आएगा, 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, 7 स्किप किया 8, 9 स्किप किया देन 10। इस तरीके से एलिमेंट्स आपके आएंगे, है ना। अब लास्ट एलिमेंट तो एक्सक्लूड होता है तो 9 आएगा नहीं, बस 8 तक ही आपके नंबर्स दिखेंगे। सो ऐसे आपको 2 अरे अरेंज फंक्शन का यूज करके क्रिएट करना है। तो यहाँ पे काम की बात यह है कि आपको अरेंज फंक्शन कैसे यूज करना होगा इन दोनों अरे को क्रिएट करने के लिए, उसी के लिए आपको बेसिकली यहाँ कोड लिखना है। चलिए अब कोड देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो कोड आराम से लिखोगे। नंपाई अरे का यूज करना है, तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया नंपाई लाइब्रेरी को एज np। प्रिंट करवा रहे हैं हम एनडी अरे विद स्टेप डिफरेंस 1, पहला वाला एनडी अरे विद स्टेप डिफरेंस 1, और np डॉट अरेंज फंक्शन से 0 से लेकर 10 तक आपने रेंज स्पेसिफाई कर दी, 0 से 10 तक रेंज स्पेसिफाई कर दी यहाँ। अब 1 स्टेप डिफरेंस ऑप्शनल होता है, डिफॉल्ट एक स्टेप से नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरेंज फंक्शन का मतलब समझ में आता है ना। अरेंज फंक्शन में यहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रिंट करवाना नंबर एरे में, कहाँ एंड करना है, और फिर उसके बाद स्टेप स्पेसिफाई करते हो, ये ऑप्शनल होता है। स्टार्ट एंड स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है। तो जब आपको अरेंज फंक्शन में 0 से लेकर 10 तक नंबर स्टार्ट वाला जो पॉइंट आपने 0 दे दिया है ना, एंड नंबर कहाँ होंगे, 10 पे एंड होंगे। 1 स्टेप से डिफॉल्ट आगे बढ़ते हैं तो 1 स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं जब आपको 2 स्टेप से आगे बढ़ाना है, तब हमने क्या लिखा है प्रिंट फंक्शन में, एनडी अरे विद स्टेप 2 डिफरेंस np डॉट अरेंज फंक्शन 0, 11, 2। ये 2 क्या हो गया आपका, स्टेप हो गया, स्टेप डिफरेंस। 11 मतलब 10 तक नंबर आपको प्रिंट होंगे और 0 से स्टार्ट होंगे, ये स्टार्ट और ये एंड पॉइंट हो गया एरे का, राइट। तो अब इसके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, है ना। सो इसके हिसाब से आपका आउटपुट आएगा, देखो प्रिंट होगा सबसे पहले एनडी अरे विद स्टेप 1 डिफरेंस np डॉट इस अरेंज फंक्शन ने 0 से लेकर 10 तक, लास्ट नंबर एक्सक्लूड होता है ना, तो 0 से लेकर 9 तक पूरे नंबर्स प्रिंट कर दिए, इसकी एक एरे बना दी। सेकंड देखो एनडी अरे विद स्टेप 2 डिफरेंस, ये एज इट इज प्रिंट हुआ, डबल या सिंगल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन में। np डॉट अरेंज फंक्शन में लिखा है 0, 11, 2, और एक नंबर छोड़ के, ये 2 मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाकर आपको यहाँ नंबर मिलेंगे, तो 0, 2, 4, 6 और 10 ये मिल गए आपको नंबर से। 11 लिखा हुआ था ताकि लास्ट नंबर एक्सक्लूड हो। अब यहाँ पे देखो आपको 1, 3, 5, 7 जो कंटिन्यूस नंबर है वो नहीं दिख रहे क्योंकि एक डिफरेंस आगे लिया हुआ है, ठीक है ना, एक स्टेप आगे बढ़ के हमने नंबर सेलेक्ट किए। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि किस तरीके से आपको कोड लिखना है, राइट। अब चाहो तो आप इसे एक ऑब्जेक्ट में भी असाइन करवा सकते हो और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, ये डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। np डॉट अरेंज को आप किसी ऑब्जेक्ट में, सपोज a नाम से आपने एक अरे क्रिएट कर ली, np डॉट अरेंज फंक्शन 0, 10, ठीक है, ये लिख लिया, और यहाँ पे आपने उस a फंक्शन a वेरिएबल को पास कर दिया, ठीक है, a ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। बिल्कुल ऐसे इसको b में असाइन करवा के b को पास कर सकते हो यहाँ, ओके। सो इस तरीके से भी लिख सकते हो और जैसे अभी तक हम देखते आए वैसे भी लिख सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 9th क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एंड डिस्प्ले 2 numpy arrays यूजिंग लाइन स्पेस। देखो अगेन इस क्वेश्चन में आपको 2 numpy array क्रिएट करवाना है, 2 numpy array क्रिएट करना है जो कि लाइन स्पेस फंक्शन का यूज करते हैं। इन द रेंज 1 to 4 लाइन स्पेस फंक्शन की मदद से आपको यहाँ पे एरे क्रिएट करनी है, और रेंज दी हुई है 1 से लेकर 4, 1 to 4 के बीच में लाइन स्पेस फंक्शन के मदद से आपको 2 अरेज क्रिएट करनी है, ओके। सो ARR 1 वाली एरे आपको यहाँ क्रिएट करनी है और ARR 2 नाम से सपोज हमें 2 एरे क्रिएट करनी है, फाइन। और रेंज जो होगी यहाँ पे लाइन स्पेस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो रेंज आप डिसाइड करने वाले हो वो 1 से लेकर 4 होगी। पहला देखो हैविंग 8 एलिमेंट्स इन इट, पहले वाली एरे में 8 एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आपकी 1 से 4 रेंज के बीच में होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये पहला एलिमेंट, ये 8th एलिमेंट, और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो 1 से 4 की रेंज के बीच में होंगे। दूसरी एरे देखो यहाँ भी 1 से लेकर 4 तक के बीच में ही एलिमेंट होंगे, लेकिन हैविंग 4 एलिमेंट्स इन इट, इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो 1 और 4 तो ये हो गए, 3 and 4, तो ये 2 एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। सो लाइन स्पेस फंक्शन का काम तो अच्छे से पता है ना आपको, जिस भी रेंज में आपको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, एरे क्रिएट करवानी है, ठीक है, वहां पे आप डिवीजन कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। नंबर्स के बीच में आप अपने अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, राइट। ये हमने अच्छे से समझा है, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इस क्वेश्चन का, क्या कि पहले वाली जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, पहली एरे में 8 एलिमेंट होना चाहिए 1 से लेकर 4 के बीच में, और दूसरी वाली एरे में 1 से लेकर 4 के बीच में ओनली 2 एलिमेंट्स, मतलब टोटल 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, यहाँ टोटल 8 एलिमेंट्स होना चाहिए। ये चीज़ है, ऐसी एरे आपको क्रिएट करनी है। सो कैसे यूज करोगे आप, अगेन इंपोर्ट कर लोगे numpy array को एज np,
प्रिंट करवा लेना है आपको एनडी अरे 1.4 विद 8 एलिमेंट्स, और फिर आपने np डॉट लाइन स्पेस 1,4,8 इस तरीके से लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर बिल्कुल अरेंज फंक्शन जैसे वर्क करता है बिल्कुल वैसे ही 1 आपका स्टार्ट वैल्यू हो गया और 4 आपका एंड वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर्स डिवीजन होगा वो क्या होगा, 8 नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा। सो अब यहाँ पे 8 नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका जो डिवीजन होगा, सपोज यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5 समथिंग, फिर 2.50 समथिंग, कुछ इस तरीके से आपका डिवीजन हो जाएगा, है ना, लाइन स्पेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो एनडी अरे इन 1 to 4 विद 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट वैल्यू दे दी 1, एंड वैल्यू दे दी 4, तो ये आपकी स्टार्ट वैल्यू 1 हो गई, एंड वैल्यू 4 हो गई। अब टोटल जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे डिवीजन जो होगा वो होगा 4 के अकॉर्डिंग, राइट। तो 1 के बाद 2 और 3 इस तरीके से एरे आपको प्रिंट हो जाएगी, राइट। इसको आउटपुट जरूर इसका देखना क्या आएगा, फिर यहाँ पे लिख कर आना। वेल आप इस तरीके से आउटपुट में लिख कर आ सकते हो, राइट। समझ में आ गया, अरेंज फंक्शन लाइन स्पेस दोनों पूछे जा सकते हैं, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट है, 2 मार्क्स से अकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप इन्हें अरे 1 अरे 2 में असाइन करवा के यहाँ पे प्रिंट आप अरे 1 अरे 2 भी करवा सकते हो, क्लियर। या डायरेक्ट आप इस तरीके से कोड भी लिख सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आ गए अब हम, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब जो 4 मार्क्स से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट देख लो, गिवन अ numpy array AR1 created from a 2-dimensional list। आपको एक numpy array दी हुई है AR1 जो कि एक 2-dimensional लिस्ट से क्रिएट की हुई है, मतलब लिस्ट से एक 2-dimensional array क्रिएट की हुई है। Write a program to display the array along with its property, type, shape, size, item size, dimension and data type। मतलब कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये बेस्ड है नंपा एरे के एट्रीब्यूट्स पर, ठीक है। शेप, साइज, आइटम साइज, डायमेंशंस, डेटा टाइप, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये हमने देखे थे जब आप नंपा एरे की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हो कि एरे का टाइप क्या है, क्या शेप है, कितने एलिमेंट्स है, किस टाइप के एलिमेंट्स है, कितने डायमेंशंस की अरे है, ये पता करना होता है तो हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। सो बिल्कुल वैसे यहाँ पे आपको इस लिस्ट से, जो लिस्ट दी हुई है आपको, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट हम बोल सकते हैं इसको। सो इस नेस्टेड लिस्ट के थ्रू आपको एक नंपाई एरे क्रिएट करना है जिसका नाम है AR1। AR1 नाम की आपको यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर देनी है। अब यहाँ पे आपको बताना है इस अरे के शेप को, साइज को, डायमेंशन को, डेटा टाइप को, आइटम साइज को। सो देख कर ही हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये अरे कितने की है, 2 क्रॉस 3 की है, 2 रो है, 3 कॉलम्स है, राइट। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 6 एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स है किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, राइट। कितने डायमेंशन की अरे है, रो और कॉलम में डिवाइडेड है तो 2 डायमेंशनल अरे है। ये हमने आधी से ज्यादा चीजें सब यही पता कर ली, राइट। अब इंटीजर कितना बाइट लेता है मेमोरी में, 2 बाइट लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल बाइट्स भी यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा जो आइटम साइज में आ जाएगा। सो ये सारी चीजें तो हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर ली कि लिस्ट से आप इस तरीके से अरे क्रिएट कर सकते हो और इनके फंक्शंस, इनके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। अब यूज एक्चुअल कैसे करना है उसका प्रोग्राम आपको यहाँ लिखना है। सो सबसे पहले नंपाई एरे क्रिएट करना है लिस्ट से ना, तो आपने इंपोर्ट कर लिया नंपाई एरे को, np AR1 नाम की एरे क्रिएट करा, np डॉट अरे फंक्शन का यूज किया है। एरे फंक्शन में हमने वो लिस्ट पास कर दी जो नेस्टेड लिस्ट आपने ऊपर देखी, नेस्टेड लिस्ट हमने यहाँ पास कर दी एरे फंक्शन में। सो इस नेस्टेड लिस्ट से एक एरे क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। प्रिंट करवा लिया हमने AR1 को, जब प्रिंट करवाओगे तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके की एरे शो होगी, राइट। क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, एक एरे शो होगी 1 2 3 4 5 6 से, जब आपने इसको प्रिंट करवाया था, ओके। अब 1 बाय 1 सबसे पहले देखो आपको शेप प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो टाइप, पहले टाइप प्रिंट करवाना है ना। सो टाइप ऑफ अरे, टाइप फंक्शन का यूज कर लो। टाइप फंक्शन में आपने AR1 दे दिया तो वो टाइप शो कर देगा आपको किस टाइप की एरे है। शेप ऑफ AR1 डॉट शेप, शेप शो कर देगा कितने बाय कितने की एरे है, ठीक है। साइज ऑफ AR1, तो AR1 डॉट साइज का यूज कर लिया तो यहाँ पे साइज आपको मिल जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। आइटम साइज ऑफ AR1, तो आइटम साइज में आपको आइटम का साइज पता चल जाएगा कि एरे में जितने भी एलिमेंट है वो कितने साइज के हैं। नंबर्स है तो नंबर, हर एक इंडिविजुअल नंबर मेमोरी में कितना बाइट ले रहा है, 2 बाइट, तो 6 नंबर है तो 6 2 12 समथिंग 12 बाइट्स ले रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। डायमेंशंस AR1 डॉट एंडिम एट्रीब्यूट से आप पता कर सकते हो कि कितने डायमेंशंस की एरे है, तो 2 डायमेंशन की एरे, तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा। डेटा टाइप ऑफ AR1, अरे में जो एलिमेंट है वो किस टाइप के है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लॉट है, तो डी टाइप वाले एट्रीब्यूट की मदद से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सभी इंटीजर टाइप के हैं। सो ये आपको रिटर्न करेगा इंटीजर 64 समथिंग कुछ, एंडिम 2 रिटर्न करेगा। आइटम साइज, जो भी आइटम साइज
टोटल कैलकुलेट होगा 128, 12 या 164, 64 समथिंग कुछ जो भी देख लेना आप, आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। साइज आपको एट्रीब्यूट रिटर्न कर देगा, यहाँ पे टोटल साइज 6 एलिमेंट है। शेप आपका कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 2x3 की, इस तरीके से टाइप भी मिल जाएगा। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब इन्हें हमने अच्छे से रन किया हुआ है प्रैक्टिकल के साथ सारे एट्रीब्यूट्स को। ऐसा ही एक क्वेश्चन लिया था जिसपे हमने सभी एट्रीब्यूट को रन किया था, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ समझा था। सो सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, इन पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, राइट। सो लॉन्ग आंसर पहला अच्छे से क्लियर। चलिए इसका आउटपुट देख लो अगेन, है ना। ये आपका टाइप ऑफ कैसा है कि नंपाई एरे है, ठीक है। शेप 2,3, साइज आपका 6 शो हो रहा है, आइटम साइज 4, डायमेंशंस 2, डेटा टाइप इंटीजर 32, है ना। सो देखो इसी तरीके से आपको पूरा आउटपुट शो हो रहा है, राइट। सो यही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन यदि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में आ जाए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आउटपुट के साथ लिखकर आना, आउटपुट के बिना लिखकर मत आना, है ना, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कट होने के मार्क्स चांसेस नहीं होते, और क्यों दो हम किसी को ऐसा मौका कि हमारे मार्क्स कट हो, जब हमें पता है कि ये एट्रीब्यूट ये काम करता है, इससे ये आउटपुट मिलता है, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन नंपाई एरे एंड लिस्ट। नंपाई एरे और लिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस नहीं लिखना है, दोनों के डिफरेंस पर आपको एक प्रोग्राम बनाना है। यहाँ बात समझ में आई, दोनों के डिफरेंस नहीं लिखना, डिफरेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर 2 मार्क्स में बन सकता है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस ना बताकर आपको ये बताना है कि नंपाई एरे और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो ये हाईलाइट करे कि लिस्ट में ये फीचर होता है, नंपाई एरे में ये फीचर होता है, बेसिक ये डिफरेंस होता है। सो इसके लिए हमें यहाँ पर लिस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, नंपाई एरे भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप बताओगे, है ना। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, वही सेम लाइन। लिस्ट 1, पहले हमने लिस्ट क्रिएट करी लिस्ट 1 नाम से, और इस तरीके से हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर ली, नेस्टेड लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, डन। अरे 1 नाम से एक अरे भी क्रिएट कर ली, np.array1, और इस लिस्ट को हमने यहाँ पास कर दिया अरे फंक्शन में, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग एक अरे भी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ आपकी एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 1, और जब आपने इस लिस्ट 1 को अरे फंक्शन में पास किया नंपाई एरे से, तो यहाँ पे एक अरे क्रिएट हो गई है, ठीक है, जो 2D एरे होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2x3 की, 2 कॉलम, सॉरी हाँ 2 रो 3 कॉलम, है ना। अब प्रिंट करवा लिया आपने लिस्ट 1 को, यहाँ डबल इन्वर्टेड में लिखा तो लिस्ट 1 एज इट इज दिखेगा। जब आपने लिखा लिस्ट 1 लिखा तो लिस्ट के सारे एलिमेंट आपको दिखेंगे, ठीक है, ये आपके लिस्ट के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू। फिर आप प्रिंट करवा रहे हो नंपाई एरे A1, तो ये डबल इन्वर्टेड में लिखा है तो एज इट इज प्रिंट होगा। प्रिंट करवा लिया आपने AR1, तो नेक्स्ट लाइन में आपको अरे दिखेगी, अरे इस तरीके से दिखेगी, है ना। अरे कैसे दिखेगी, 2 डायमेंशनल अरे के फॉर्मेट में, क्लियर। देखो दोनों के दिखने का तरीका ही समझ में आ रहा है। नाउ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल फंक्शन मैक्स मिन मीडियन मॉड वगैरह जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन हमने देखे थे, कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड ऑन एनडी अरेज। जितने भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन है वो आप नंपाई एरे पर, एनडी अरेज पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, उनके नाम के साथ, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, राइट। बट क्या लिस्ट के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं, लिस्ट स्टैटिस्टिकल फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है ना, ये एडवांस फीचर है जो नंपाई एरे में होता है बेसिकली, इसीलिए तो इसको डेटा साइंस में डेटा एनालिसिस के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू लिस्ट, राइट। तो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं नंपाई एरेज में, एनडी एरेज में, बट लिस्ट में हम इसको यूज नहीं कर पाते, लिस्ट सपोर्ट नहीं करता है। सो कैसे यूज किया, देखो प्रिंट AR1.max विल यील्ड, ये एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मैक्स फंक्शन का यूज कर लेते हो एरे पर AR1.max, बट नॉट द लिस्ट फॉलोइंग कोड लाइन्स गिव एरर, तो अरे 1 में देखो क्या होगा, अरे 1 जो आपकी इस तरीके से क्रिएटेड है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉलम वाइज रो वाइज दोनों तरीके से फाइंड आउट करवा सकते हो एक्सेस पैरामीटर की मदद से। किसकी मदद से, एक्सेस पैरामीटर की मदद से। डिफॉल्ट रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू 3 है और कॉलम वाइज 6 है, ठीक है, रो वाइज यदि देखा जाए दोनों रो में, और यदि कॉलम वाइज देखा जाए तो कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू आपकी यही होंगी तीनों, ठीक है, समझ में आ गया। सो मैक्स फंक्शन आपको यहां पर इस कोड के अकॉर्डिंग AR1.max में आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, बट नॉट ऑन लिस्ट। लिस्ट में ये चीज नहीं होती है, फॉलोइंग कोड लाइन गिव्स एरर। यदि आपने लिखा list1.max, ये लिख दिया यदि list1.max, तो यहां पे एरर आ जाएगी, ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। नाउ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कैन टेक प्लेस विद एनडी अरेज। लिस्ट में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन यदि आप परफॉर्म करते हो तो वो भी नहीं होते हैं, है ना। मतलब लिस्ट में यदि आपने ऐसा लिखा है लिस्ट 1 + 3, तो यहाँ पे लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है वो 3 बार रिपीट हो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ 3 ऐड नहीं होगा, है ना, ये हमने पढ़ा था लिस्ट में भी।
क्लियर? या आपने लिखा लिस्ट 1 मल्टीप्लाई 3, तो लिस्ट के एलिमेंट 3 बार रिपीट हो जाएंगे, राइट? बट एनडी अरेज में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, हर एक एलिमेंट में 3 ऐड हो जाएगा यदि आप ये चीज अरे में लिखते हो तो। सो प्रिंट AR1 प्लस 3 विल यील्ड, AR1 प्लस 3 आपने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे जो अरे के एलिमेंट होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 इन सब में प्लस 3 हो जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है? इन सब में प्लस 3 हो जाएगा। कब? जब आप ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करोगे। तो आपका आंसर क्या रिटर्न होगा? 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 9। ये आंसर आपको रिटर्न होगा जब आप प्लस 3 करोगे, ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। बट लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, बट नॉट ऑन लिस्ट फॉलोइंग कोड लाइन गिव्स एरर हैंस कन्वर्टेड टू कमेंट। यदि आप ये चीज लिखते हो लिस्ट 1 प्लस 3 तो यहाँ पे एरर जनरेट होगी क्योंकि लिस्ट वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। लिस्ट में आप ना तो कोई स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज कर सकते हो ना कोई वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट? लेकिन यहाँ पर नंपाई अरे में ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। सो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो लिस्ट 1 यदि आपने प्रिंट करवाई, पहले तो आपको एज इट इज लिस्ट दिख रही है, जब आपने एरे 1 प्रिंट करवाई तो एरे आपको इस तरीके से दिख रही है। दोनों का आउटपुट देखो, लिस्ट 1 का और एरे का। फिर आप मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो तो पूरी एरे में से मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हुई, बाकी रो वाइज कॉलम वाइज प्रिंट करवाना है तो एक्सेस पैरामीटर का यूज कर सकते हो। कैसे? जब आप लिखोगे AR1.max फंक्शन तो यहाँ पे आप एक्सेस 1 या एक्सेस 0 लिखते हो पैरामीटर, तो इसकी मदद से आप रो वाइज कॉलम वाइज भी क्या कर सकते हो? मैक्सिमम फाइंड आउट करवा सकते हो। वही मिनिमम फाइंड आउट करवाना है तो मीन फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है? AR प्लस 3 विल यील्ड, यहाँ पे देखो प्लस 3 तीनों एलिमेंट में हो गए, प्लस 3 यहाँ सभी एलिमेंट में प्लस 3 हुआ तो 4 5 6 7 8 9 आपको आउटपुट आ गया। वहीं लिस्ट 1 प्लस 3 किया था तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो आउटपुट भी समझ में आ गया। प्रोग्राम भी लिखना और साथ ही आप ये पूरा प्रोग्राम भी लिखना, साथ ही आउटपुट भी लिख कर आना, क्लियर? सो प्रोग्राम के फॉर्मेट में भी डिफरेंस लिखने को आ सकता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। गिवन 2 ND arrays created using below given statement। आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है ध्यान से, इनको समझना है, इसके अकॉर्डिंग आपको 2 ND array क्रिएट करनी है, ठीक है? 2 ND array दी हुई है, क्रिएटेड दी हुई है। देखो ND array 1 और ग्रिड, ND array 1 और ग्रिड, इस नाम से आपको 2 अरेज दिख रही हैं। पहली अरे है आपकी np.array फंक्शन में 369, पहली अरे आपकी इस तरीके से क्रिएटेड है 369, है ना? जिसका हम बोले डायमेंशंस क्या है यहाँ पे 1 क्रॉस 3, एक रो है और 3 कॉलम्स है। दूसरी अरे ग्रिड नाम से क्रिएट की हुई है np.array फंक्शन 1 2 3 4 8 12, तो दूसरी अरे जो है वो इस तरीके से 1 2 3 4 8 12 लिस्ट से ही क्रिएट की हुई है। ये 2 क्रॉस 3 इसका डायमेंशन है। समझ में आ रही बात? 2 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 ऐसे 2 अरे आपको दिख रही है ND1 एंड ग्रिड। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है वो पढ़ते हैं। Can these 2 ND arrays be stacked or joined together to form a new ND array? क्या इन दोनों एरे को आप स्टैक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और एक नई अरे बना सकते हो क्या? इफ यस, यदि कर सकते हो आप इन्हें ज्वाइन स्टैक्ड, देन स्टेट द एक्सेस ऑन विच दिस आर स्टेकेबल। तो यदि आप इनको ज्वाइन कर सकते हो और एक नई अरे फॉर्म कर सकते हो तो कौन सी एक्सेस के अकॉर्डिंग आप इन्हें ज्वाइन करोगे? और यदि नहीं कर सकते हो, इफ नो, देन स्टेट द रीजन कि क्यों हम इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीस्टेक फंक्शन का यूज देखा था अभी हमने, है ना, कि जब दोनों डायमेंशंस मैच करते हैं तब आप वीस्टेक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझना कि दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं, बट क्या फिर भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हो? दे विल बी ज्वाइंड और नॉट, क्या ये ज्वाइंट होंगी या नहीं होंगी, और होंगी तो क्यों, नहीं होंगी तो रीजन भी आपको बताना है। तो किस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इनको ज्वाइन करोगे? यदि ये ज्वाइन हो सकती है तो किस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इसको स्टिक करोगे, राइट? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 1 क्रॉस 3 मतलब एक रो है 3 कॉलम है, यहाँ देखो 2 रो है 3 कॉलम है। रो इक्वल नहीं है बट कॉलम्स आर इक्वल, 3 कॉलम यहाँ भी है 3 कॉलम यहाँ भी है। कॉलम मतलब वर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, है ना, और रो मतलब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, और यहाँ वर्टिकल। तो वर्टिकली यदि देखा जाए तो कॉलम दोनों में क्या है? 3 कॉलम है दोनों में, ठीक है? तो वर्टिकली हम इनको स्टैक कर सकते हैं, वर्टिकली वी कैन स्टैक दिस 2 arrays, बट हॉरिजॉन्टली नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे 2 रो है और यहाँ पे 1 रो है। हॉरिजॉन्टली यदि देखा जाए तो दोनों एरेज में रो अलग अलग है लेकिन कॉलम सिमिलर है, तो कॉलम वाइज वर्टिकली हम दोनों एरे को स्टैक कर सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? यस, दिस 2 arrays कैन बी स्टैक्ड वर्टिकली ओवर वन अनदर एज दे मैच इन नंबर ऑफ कॉलम्स। Horizontally, these are not stackable as their number of rows do not match। आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से? क्या लिखा हुआ है ना? चलो बी देखो, if these ND arrays are stackable
यदि ये एनडी अरेज स्टैकेबल हैं, so write statements to stack them in all possible axes and show the result. तो किस पॉसिबल एक्सिस के थ्रू आप इनको स्टैक कर रहे हो उसका कोड भी लिखना है और आपको आउटपुट भी बताना है कि कैसे ये ज्वाइन हो रही है, स्टैकेबल हैं। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया था, उसका जस्ट थ्योरेटिकल आंसर लिख कर आना है, क्योंकि आपसे कोड नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ लिया है। यदि ये स्टैकेबल हैं, यस दे आर स्टैकेबल, सो किस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इसको स्टैक कर सकते हो, क्या कोड लिखोगे उसके लिए अगेन आप इसका आउटपुट भी बताओ कि कैसे स्टैक होंगी। सो हमने क्या बताया कि रो वाइज ये स्टैक हो सकती है, रो वाइज आप इनको ज्वाइन करवा सकते, सॉरी कॉलम वाइज आप इनको ज्वाइन करवा सकते हो वर्टिकली, दोनों में 3-3 कॉलम है, बट रो एक है और सेकंड वाली अरे में 2 रो हैं, तो रो वाइज हम इनको स्टैक नहीं करवा सकते। सो np.vstack फंक्शन का यूज करेंगे। अगेन यहाँ पे आप दोनों एरेज का नाम लिख दोगे, जब दोनों एरेज का नाम लिख दोगे तो यहाँ देखो आपके जो एरे है वो तीनों ज्वाइन होके शो होंगी, लेकिन वर्टिकली कॉलम वाइज, राइट। वहीं आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप पास कर दो, कॉलम वाइज ये दोनों अरेज ज्वाइन हो जाएंगी। कोई डाउट है? नहीं ना। बट यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहले यदि आपने एनडी अरे 1 लिखा है तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो पहले आपको एनडी अरे 1 के दिखेंगे, देन उसके बाद ग्रिड वाली एरे के एलिमेंट्स दिखेंगे। वहीं सेकंड वाली में देखो यदि आपने ग्रिड लिखा है तो पहले ग्रिड वाली अरे के एलिमेंट दिखेंगे ये दोनों, फिर एनडी अरे के एलिमेंट दिखेंगे, ठीक है। तो जो नाम आप पहले पैरामीटर में पास करोगे उसके बाद ही दूसरी वाली अरे के एलिमेंट ज्वाइन होंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें, अच्छे से समझ में आ गया। सो यहाँ पे आप एक्सेस पैरामीटर का यूज भी कर सकते हो यदि आप एक्सेस अकॉर्डिंग भी ज्वाइन करवाना चाहते हो तो, राइट। क्लियर? चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स फिनिश हो गए हमारे सारे मल्टीपल जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। होप आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया, क्योंकि इस चैप्टर से बनते क्वेश्चंस यही हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं कि नंपाई एरे को क्रिएट करो, लिस्ट से कैसे क्रिएट करोगे, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से उनका कैसे यूज़ करोगे, फंक्शंस है तो वो फंक्शंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कोड लिख के बताओ, आउटपुट बताओ। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए मैंने वीडियोज़ बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से लिंक मिल जाएगी, सारे वीडियो लेक्चर्स को देखो, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, खुद से सॉल्व कर सकते हो, आराम से आंसर आएंगे, राइट। और बहुत अच्छे से आप समझोगे, और एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया सो आई एम श्योर कि आप 100% सही तरीके से अटैम्प्ट करके आओगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, CBSE, यूपी, बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। सो देरी किस बात की है, यदि आपको एक्सेस करना है बुक्स और ई बुक्स को, सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म दिखेगा, उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग भर देना। जिस भी सब्जेक्ट की बुक्स या ई बुक्स आपको एक्सेस करना है, या फिर सैम्पल पेपर बुकलेट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी स्पेशल बुकलेट चाहिए वो भी एक्सेस कर सकते हो। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MIQs के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।